ठीक है, तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हम लोगों ने कल तक जहाँ पे काम किया था, तुम लोगों को आवाज आ रही है? क्लियर है? जी सर। ठीक है, बस बिस्मिल्लाह करते हैं। तो हमने कल जहाँ तक किया था इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये वाले जो रो ऑपरेशन और हम इनकी बात कर रहे थे कि ये हम क्यों कर रहे थे, इसका मकसद क्या है, और इनमें से एक दो एग्जांपल्स भी करवा देता हूँ ताकि तुम लोग समझ जाओ बात को। ये हमने जो यहाँ पे बात चल रही थी कि हमारे पास अगर नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, उसका अगर उसके अंदर हमें डिटरमिन ये करना है कि भाई ये जो आपके पास वेक्टर्स हैं, सेट ऑफ वेक्टर्स हैं, उसके अंदर वो लीनियर इंडिपेंडेंट है या नहीं है, या उसका रैंक निकालना। भाई ये सब एक ही बातें होती हैं। तो ये है कि हम उसका रैंक जो है ना, वो आपके पास जो इस मेथड से निकालते हैं, वो हम ए को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं इनटू द रो रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म्स, और फिर वहां से हम देखते हैं कि इसकी नॉन जीरो रोज कितनी है, और उससे आपके पास इसका पता चल जाता है कि भाई मेरे पास मैट्रिक्स जो है उसके अंदर कितना उसका रैंक है। अगर आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स आपके पास है, तो ये है कि इस स्क्वायर मैट्रिक्स का रैंक भी आप उससे निकाल सकते हैं, क्या बोलते हैं, रो रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म से। और अगर आपके पास एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, मतलब ये मैं डॉट्स इसलिए बनाता हूं ताकि वो समझना थोड़ा आसान हो जाता है, बाकी कुछ भी नहीं। ये आपके पास इज अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, इसका भी अगर रैंक निकालना है तो इसको भी मैं रो रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करता हूं, उसके बाद फिर नॉन जीरो रोज देखता हूं, उससे मुझे रैंक का पता चलता है। ठीक है, अच्छा, यहां पर तो हम इस बात को डिस्कस कर रहे थे। और रैंक डिटरमिन करना जरूरी इसलिए होता है कि हमें ये मालूम करना होता है कि भाई मुझे अगर एक आदमी ने 15 वेक्टर्स दिए हुए, इनमें से लीनियर इंडिपेंडेंट कितने हैं, तो मैं उसको आर आर ई एफ रो रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ, फिर मुझे पता चलता है कि भाई इनमें से कितने लीनियर इंडिपेंडेंट हैं, यानी इसका रैंक क्या है मैट्रिक्स का। अगर मैट्रिक्स का रैंक फॉर एग्जांपल 15 वेक्टर्स हैं, उसका रैंक आपके पास 2 आता है, तो मुझे पता है कि भाई 2 वेक्टर्स लीनियर इंडिपेंडेंट है, बाकी नहीं है। ये कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पे। अच्छा, ये जो ऑपरेशन थे, लीनियर ऑपरेशन, एलिमेंट्री मैट्रिक्स ऑपरेशन, जिसको मैंने कहा था आप लोग देखना एक दफा, क्योंकि ये बहुत बेसिक मैथ्स है और ये सब अंडरग्रेड के अंदर बहुत डिटेल में कवर करते हैं। ये जो आपके पास एलिमेंट्री मैट्रिसेस हैं, इनमें 2 तरह के हैं। ये एच लिखा हुआ है, ये रोज पे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, और जो आपके पास के होते हैं वो कॉलम्स पे परफॉर्म करते हैं। ठीक है, ये नोटेशन एप्लेविश ने फॉलो किया है, दूसरे लोग ये फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट यही है। वो दूसरा कोई आपके पास मैट्रिक्स का नाम यूज कर लेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर क्या चीज है, ये 3 ऑपरेशन आपके पास है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। आपके पास एच आई जे बी द इंटरचेंज ऑफ रोज आई एन जे, ये हमें क्यों जरूरत है ये अभी मैं आगे बताता हूँ आपको। इसी तरह आपके पास नंबर 2 प्रॉपर्टी, नंबर 3 प्रॉपर्टी। मैं काम करता हूँ, मैं डायरेक्ट वाले एग्जाम्पल पे जाता हूँ, फिर वहां से इसको मैं आपको समझाता हूँ। देखो, ये एग्जाम्पल आपके एग्जाम्पल 22। इस एग्जाम्पल 22 के अंदर क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे, कि जी मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए, वो मेरे पास एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, और वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स मेरे पास ये हो गया। ठीक है, और इसका डायमेंशन आपके पास क्या है, दिस इज 3x4। 3 रोज है इसके अंदर और 4 इसके अंदर कॉलम्स है। अच्छा, जब मेरे पास इसके अंदर 3 रोज हैं और 4 कॉलम्स हैं, अच्छा एक बात यहाँ पर, ये आगे भी मतलब बहुत डिटेल में बात आएगी इंशाल्लाह आगे लेक्चर्स के अंदर, कि क्योंकि मैट्रिक्स का मतलब होता है ये किसी न किसी वेक्टर स्पेस को रिप्रेजेंट कर रहा है या कोई ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो हमारे पास अगर यहाँ पर ये कोई वेक्टर स्पेस को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो मैं कहता हूँ भाई इसके अंदर जो है ना वो 3 आपके पास, इसके अंदर 4 वेक्टर हैं। फॉर एग्जांपल इसके अंदर पहला वेक्टर हो गया, दूसरा वेक्टर हो गया, तीसरा वेक्टर हो गया, चौथा वेक्टर हो गया। तो हम इसको कॉलम फॉर्म के अंदर देख रहे हैं, और हर वेक्टर के अंदर आपके पास 3 एंट्रीज है। अच्छा, इसको हम रो की फॉर्म में भी देख सकते हैं, मतलब ये जो बात यहाँ पे मैंने लिखी, हम इसी मैट्रिक्स को हम इस तरह भी तो देख सकते हैं कि आपके पास इसके अंदर एक वेक्टर ऐसे हो गया, दूसरा वेक्टर ऐसे हो गया, तीसरा वेक्टर ऐसे हो गया। तो ये आपके पास हम किसी फॉर्म में भी इसको स्टडी कर सकते हैं, वो आगे चीजें आएंगी इंशाल्लाह। बहरहाल ये आपके पास ए एक मैट्रिक्स है जो एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, और ये जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है इसका मुझे रैंक डिटरमिन करना है। आई नीड टू फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, और रैंक मुझे बताएगा कि इसके अंदर लीनियर इंडिपेंडेंट कितने आपके पास वेक्टर्स हो सकते हैं। अच्छा, रैंक आपके पास मैट्रिक्स का जो भी निकलेगा, चाहे मैं इसको कॉलम के लिहाज से वेक्टर स्पेस देख रहा हूं या रो के लिहाज से, रैंक दोनों पे वैलिड होगा। रैंक चेंज नहीं होता मैट्रिक्स का, आप किसी तरह भी उसको विजुलाइज करें। ठीक है,
अच्छा, मुझे क्या करना है, मुझे ट्रांसफॉर्म करना है इस ए मैट्रिक्स को इनटू द रो रिड्यूस्ड एशेलॉन फॉर्म। ये क्या होती है, ये आपके पास ये है। इसके अंदर क्या हुआ कि जी आप गौर से अगर देखें कि यहां पे मेरे पास ये जो मैट्रिक्स प्रोड्यूस हुआ है, ये मेरे पास इसका रैंक जिसको मैंने हाईलाइट किया मैजेंटा से, और ए मैट्रिक्स, ये दोनों एक ही मैट्रिक्स है, इन दोनों का रैंक सेम है। लेकिन ये कि ए को देख के मैं रैंक नहीं बता सकता, मैं इस मैट्रिक्स को देख के लेट मी कॉल दिस मैट्रिक्स यू, वैसे ही। ठीक है, तो यू मैट्रिक्स को मैं देख के ये मैं बता सकता हूं कि भाई रैंक, आप लोगों का क्या ख्याल है, क्या रैंक होगा इसका? रैंक of u which is the same as rank of a, the number of non-zero rows is 2। एक आपके पास ये हो गई रो और दूसरी आपके पास ये हो गई रो, तो इसका रैंक आपके पास 2 है, जिसके अंदर 2 लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं। ठीक है, तो मेरे पास रो रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म का बनाने का फायदा ये होता है कि डायरेक्टली मैं बता सकता हूं कि मेरे पास सिस्टम का रैंक कितना है। ठीक है, तो एक फायदा ये हो गया। अब मैं रो रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म बनाऊंगा कैसे, दूसरा सवाल है। तो वो बनाएंगे कैसे, वो एलिमेंट्री रो या कॉलम ऑपरेशन से बनाए जाते हैं। एलिमेंट्री रो या कॉलम ऑपरेशन क्या है, ये एलिमेंट्री रो एक ऑपरेशन है, सेकंड ये ऑपरेशन है, थर्ड ये ऑपरेशन है। ये ऑपरेशन कैसे, ये सब आपने अंडरग्रेड में किया होगा, लेकिन यहाँ पे बताता हूँ कि ये आपके पास जो रो ऑपरेशन है ये क्यों किया जाता है। सबसे पहले इसको देखो कि जी मेरे पास ये आपके पास सेकंड वाली रो है, इसके अंदर मुझे जीरोस इंट्रोड्यूस करने हैं, और जीरो इंट्रोड्यूस जो करना है वो मुझे पिवट पे इंट्रोड्यूस करना है। पिवट मैं किसको कहता हूँ, पिवट मैं कहता हूं ये मेरा पिवट है, इस पे मुझे जीरो इंट्रोड्यूस करना है। जब मुझे जीरो इंट्रोड्यूस करना है तो मुझे ये पता है, और मैं शुरू करता हूं अपना जो है आपके पास फर्स्ट रो को मैंने कांस्टेंट होल्ड किया -3 9 1 -5, और सेकंड में मैंने जीरो इंट्रोड्यूस करना है। तो मुझे ये पता है कि मैं कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा कि मेरे पास यहाँ पे 2 की जगह 0 आ जाएगा। तो मैं ये कहता हूं कि जी अगर मैं फर्स्ट रो को, अगर -3 को मैं मल्टीप्लाई कर दूं आपके पास -2/3 से, और उसको मैं ऐड कर दूं -2 में, आई विल गेट अ 0। ये बात समझ में आई? लेट मी राइट हियर। मेरे पास, मैं इसको दोबारा लिख देता हूं यहाँ पे, मैं इस चीज को जो दोबारा यहाँ पे कि जी मेरे पास, मैं कहता हूं कि जी मुझे जो सर्कल किया है रेड मैंने, दैट इज -2, यहाँ पे मुझे 0 प्रोड्यूस करना है और कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है विद द फर्स्ट रो। ये सेकंड रो है, मुझे फर्स्ट रो से कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो मुझे अंदाजा है कि अगर मैं फर्स्ट रो नंबर 1 को मल्टीप्लाई कर दूं मैं -2/3 से, और उसमें ऐड कर दूं रो 2, व्हाट आई विल गेट, आई विल गेट अ 0। तो मेरा जो पर्पस है वो सेटिस्फाई हो जाएगा। मेरा ये पर्पस है कि मैं किसी तरह यहाँ पे पिवट पे 0 ले आऊं। ठीक है, तो ये जो ऑपरेशन यहाँ पे मैंने लिखा, ये जो ऑपरेशन यहाँ पे मैंने लिखा, इसका एक शॉर्ट फॉर्म नोटेशन है। वो शॉर्ट फॉर्म नोटेशन ये लिखा हुआ है h21 -2/3, कि भाई आपके पास रो 1 को मल्टीप्लाई करो विद दिस वैल्यू विच इज कॉल्ड अल्फा, और उसको ऐड कर दो रो नंबर 2 के अंदर। तो h21 -2/3 का मतलब ये बनता है। तो यहां पर ये जो आप पूरा मैट्रिक्स देख रहे हो, ये पूरी की पूरी नई रो प्रोड्यूस हो गई। ठीक है, इस ऑपरेशन करने के बाद। और ये h21 -2/3 वो ये लिखा हुआ है बेसिकली नंबर 3 पे, जो नंबर 3 लिखा हुआ है जो गौर से देखें वो ये चीज है, hij alpha be the addition of the product of रो j and the scalar alpha to रो I। तो ये आपके पास इसका मतलब ये है hij alpha का, और ये एग्जैक्टली वो चीज है जो मैंने अभी परफॉर्म की। मतलब मैं इसको कॉपी किया और यहाँ पे मैं लेके गया इसको, यहाँ पे मैंने लिखा इसको कंपेयर करो कि जो ऑपरेशन मैंने परफॉर्म किया है। कोई बात अगर आप लोगों को पूछनी है तो पूछ लो, मतलब मेरे हिसाब से अभी तो कोई इतनी खास चीज नहीं है, बहुत सिंपल बात है। तो बहरहाल ये ऑपरेशन मैंने परफॉर्म किया, और ये ऑपरेशन अगर आप गौर से देखो कि रो नंबर 1 को मल्टीप्लाई किया -2/3 से, प्लस रो 2 इज इक्वल टू h
2 1 -2/3। तो ये ऑपरेशन है, ये ऑपरेशन है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, हर जगह एक ही ऑपरेशन है, ठीक है। तो इस तरह मैंने ये प्रोड्यूस किया। उसके बाद फिर मुझे ये प्रोड्यूस करना है, तो मुझे किसी तरह इस एंट्री में 0 लेकर आना है। तो फिर मैं ये चीज डिटरमिन करूंगा कि यार मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास, अब ये आपके पास -4 की वैल्यू है, अगर -3 है, मुझे पता है कि मैं फर्स्ट वाली को जो है ना -4/3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, थर्ड में ऐड कर दूंगा, आई विल गेट दिस कंप्लीट रो ऑफ 0। तो इस तरह करके एलिमेंट्री ऑपरेशंस बनते हैं। तो ये एलिमेंट्री ऑपरेशंस है, ये 3 मैंने एलिमेंट्री ऑपरेशंस परफॉर्म किए, H21 -2/3, H31 -4/3 और H32 -1/2। ये 3 मेरे पास ऑपरेशन मैंने परफॉर्म किए, और उसके बाद मेरे पास ट्रांसफॉर्म हो गया, माय ए मैट्रिक्स हैज बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ यू मैट्रिक्स व्हिच इज अ रो रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म। और उसको देख के डायरेक्टली मैं बता सकता हूं कि मेरे पास सिस्टम के अंदर कितने मेरे पास रैंक है। ठीक है, यहाँ पे बात क्लियर हो गई? कोई बात पूछनी है तो पूछ लो। सर ये एग्जांपल देख के याद आया कि ये बीएससी में पढ़ा था। नहीं, अंडर ग्रेड में सब ने पढ़ा होता है, ये ऐसी चीज नहीं है। अच्छा, उसके बाद अब असल में अंडर ग्रेड जब हम पढ़ते हैं हमें पता ही नहीं होता इसका फायदा क्या है। यहाँ पे तो इसका जेन्युइन एडवांटेज आगे हमें नजर आएगा कि भाई हम पढ़ते क्यों है। ऑप्टिमाइजेशन के अंदर हम इसको जो है ना, मॉडलिंग के अंदर इसको जो है ना, आपके पास इमेज प्रोसेसिंग में, आपके पास फीचर एक्सट्रैक्शन के अंदर, ये हर जगह इस्तेमाल होती हैं चीजें। ये बेसिक्स हैं और आगे इसका एडवांस वर्जन है। यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है, ऊपर जो आपके पास ये रोज के ऑपरेशन थे सारे, ये सारे रोज के ऑपरेशन है, और ये सारे कॉलम्स के ऑपरेशन है। ये बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है, कुछ भी नहीं है कि मुझे अब यहाँ पे ये अगर -3 -2 -4 है और फिर 9 6 12 है, अब मुझे यहाँ पे पूरा 0 प्रोड्यूस करना था, तो मैंने जो है ना ये ऑपरेशन परफॉर्म किया, आई गेट अ कंप्लीट कॉलम ऑफ जीरोस। फिर मैंने अगला ऑपरेशन परफॉर्म किया, फर्दर आई प्रोड्यूस्ड अ 0। इस तरह फिर मैंने एक और ऑपरेशन परफॉर्म किया, अनदर 0। ये आपके पास ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म करके अल्टीमेटली व्हाट आई गेट इज द रो। ये आपके पास जो है ना, अब यहाँ पर इसको आप जो है, क्योंकि ये ऊपर तो रो रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म था, अच्छा ये भी आपके पास एचेलॉन फॉर्म है, लेकिन यहाँ पे अगर कॉलम किए तो आपके पास ये कॉलम रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म्स है। रैंक दोनों का सेम आएगा, रैंक कभी भी डिफरेंट नहीं हो सकता। यहाँ पे भी रैंक, व्हाट इज द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए इज 2, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, नंबर ऑफ नॉन जीरो कॉलम्स। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो कॉलम्स आपके पास कितने हैं? 2 हैं। तो रैंक कभी भी चेंज नहीं होता, चाहे आप रो ऑपरेशन करें चाहे आप कॉलम ऑपरेशन करें। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई। हम आगे चलते हैं। लेकिन सर यहाँ पे भी रोज जो थी वो कम थी कॉलम से, नहीं तो एक फिर भी हम नहीं एक सेकेंड, जो मैं समझाना चाह रहा हूं कि आपके पास कॉन्सेप्ट ये है कि जब मैंने रो रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म के अंदर ट्रांसफॉर्म किया है ना मैट्रिक्स को, तो यहाँ पे आपके पास 2 आपके पास रोज है जो नॉन जीरो है, एक आपके पास 0, तो रैंक यहाँ पे 2 हो गया। बहरहाल ये मैट्रिक्स तुम्हारे पास 3x4 का था, ठीक है, ये तुम्हारे पास 3x4 का था। इसी मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स पे तुम कॉलम ऑपरेशन परफॉर्म करो, इसी मैट्रिक्स पे कॉलम ऑपरेशन परफॉर्म करो, तब भी तुम्हारे पास जो आंसर आएगा ना, वो आगे बार रैंक उसका जो है ना वो 2 ही होगा। मतलब जैसे यहाँ पर इसको अगर तुम कॉलम में कन्वर्ट करते हैं ना, इसको मतलब एग्जाम्पल 22 को अगर तुम कॉलम रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं ना, तुम्हारे पास कुछ इस तरह करके आंसर आता है, तुम लोग करना, तुम्हें बात क्लियर हो जाएगी कि ये आपके पास इसके 2 कॉलम्स जो है ना वो नॉन जीरो होते हैं, मैं उसको क्रॉस से रिप्रेजेंट करता हूँ कि ये नॉन जीरो होते हैं, और ये प्योर तुम्हारे पास 0 आते हैं। बात समझ में आ रही है? कॉलम रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म बनता यूजिंग कॉलम ऑपरेशंस। ये जो मैट्रिक्स आपके पास 3x4 का था, नीचे वाला मैट्रिक्स मेरे पास इसका क्या साइज है, क्या ख्याल है? ये भी 3/4 है, ये भी 3/4 है, तो मैक्सिमम यहाँ पे रैंक आपके पास 3 हो सकता है। ठीक है, लेकिन जब मैंने ऑपरेशन लेकिन सर ऐसा इस तरह नहीं होता, मैंने कहीं देखा था ये कि अगर नंबर ऑफ रोज हमारे पास कम होती है नंबर ऑफ कॉलम से, तो रैंक जो है वो हम नंबर ऑफ रोज का लिहाज से देखते बेसिक रूल है, नंबर और जो मिनिमम होगा इनमें से, जो मिनिमम होगा नंबर आपके पास, रैंक वो होगा या उससे कम होगा। मतलब अगर तुम्हारे पास एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है, m क्रॉस n, तुमने कहा ये मैट्रिक्स का तुम्हारे पास साइज है, उसका डायमेंशन m क्रॉस n। अब यहां पे मैं कहता हूं लेट सपोज m इज लेस देन n, लेट सपोज मैंने, और दूसरा केस मैं कहता हूं दिस इज केस नंबर 1 और दिस इज केस नंबर 2, m इज ग्रेटर देन n। मैं कोई एग्जांपल भी अगर ले लूं तुम्हारे पास, तो m तुम्हारे पास लेट सपोज आपके पास 2 हो गया विच इज लेस देन 4, तो 2 रोज आपके पास हो गई।
इस तरह का मैट्रिक्स है, और यहां पे आपके पास लेट सपोज यहां पर ये 5 हो गया विच इज ग्रेटर देन 3, तो आपके पास ये इस तरह का मैट्रिक्स हो गया, द टॉल मैट्रिक्स, ठीक है, और द थिन मैट्रिक्स, स्किनी मैट्रिक्स, बहुत सारे नाम होते हैं इसके। और ये आगे पास द टॉल मैट्रिक्स और द थिन मैट्रिक्स, और ये तुम्हारे पास, और मतलब ये सब इसके नाम होते हैं, द फैट मैट्रिक्स, इसको फैट मैट्रिक्स कहते हैं। तो अब आपके पास जो इन दोनों केसेस के अंदर जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, मेरे हिसाब से ये सन्नान तुमने पूछा सवाल, ये एफास तुम थे? जी सर, मैं सर सन्नान था। अच्छा सन्नान था, सही। इसमें बेसिक बात ये है कि भाई रैंक जो है ना आपके पास, रैंक ऑफ ए will always be the minimum will be less than or equal to the minimum of m cross n, m comma n, not cross n। ये बेसिक रूल है इसका कि तुम्हारे पास रैंक जो है ना वो आपके पास m और n जो भी उनमें छोटा होगा, जैसे केस 1 के अंदर तुम्हारे पास तो रैंक जो है ना केस 1 में वो 2 से बड़ा नहीं हो सकता, और केस 2 में तुम्हारे पास मतलब केस 1 में 2 से बड़ा नहीं हो सकता, और केस 2 में तुम्हारे पास 3 से बड़ा नहीं हो सकता वो। तो ये बेसिक आपके पास रूल है रैंक ऑफ द मैट्रिक्स का। आगे चलते हैं, एलिमेंट्री मैट्रिसेस फॉर प्रोड्यूसिंग एशेलॉन फॉर्म्स। हमारा एशेलॉन फॉर्म पे इतना क्यों फोकस होता है? इस वजह से कि भाई हमारे पास जब हम ट्रांसफॉर्म करते हैं अपने मैट्रिसेस को, तो हमें ये कैसे अंदाजा हो कि आपके सिस्टम का रैंक क्या है और सिस्टम के एलआई वेक्टर्स कितने हैं, इसलिए हमारा बहुत ज्यादा फोकस इस पे होता है। आगे ये बातें भी बहुत क्लियर होंगी कि आपके पास जो नल स्पेस होती है उसका भी बहुत इससे गहरा ताल्लुक होता है, और नल स्पेस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, तो इसलिए हम एशेलॉन फॉर्म्स को इतना गौर से देखते हैं। An extremely useful analytical and computational fact about the above elementary transformations। कौन से ट्रांसफॉर्मेशंस? मेरे पास 3 रोज के ट्रांसफॉर्मेशन थे जो H थे, और 3 तुम्हारे पास कॉलम्स के थे, ठीक है। इसको गौर से देखना जरूर, मतलब ये तो सब मैंने मतलब वो थ्योरी है जो तुम लोगों के लिए समझना थोड़ा मुश्किल होता है पढ़ने से, वो मैं समझा दी, लेकिन हाथ से सॉल्व करना उसमें मेरा बहुत टाइम वेस्ट होता है, और ये बिल्कुल बेसिक ऑपरेशंस है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई करना ये खुद करना तुम लोग। तो वो कहता है कि ये जितने भी आपके पास जो है ना ये जो ऑपरेशंस हैं, इनकी ब्यूटी ये है कि मैं इनको जो है ना इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। मतलब क्या? उसने कहा कि जी आपके पास ये जो ऑपरेशन है, ये जो ऑपरेशन है h21 - 2/3, तो ये ऑपरेशन मैं अपनी नॉर्मल रीड कर सकता हूँ कि भाई मतलब आपके पास इसका ये बनता है कि जी आपके पास फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करो, मतलब नॉर्मल इंग्लिश के अंदर मैं बात करूंगा, या मतलब इसमें सेंटेंस में कि फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करो -2/3 से, और उसके अंदर सेकंड रो को ऐड कर दो। लेकिन मैटलैब के अंदर आप ये काम कैसे करेंगे, या कोई भी कंप्यूटिंग लैंग्वेज पाइथन के अंदर आप ये काम कैसे कर सकते हैं? तो उसने कहा कि भाई ये जो आपके पास ऑपरेशन है, ये जो ऑपरेशंस लिखे हुए सारे यहाँ पे, ये जो ऑपरेशंस हैं, ये 3 आपके पास hij बी द इंटरचेंज ऑफ रोज, और hi अल्फा बी द मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ रो i बाय स्केलर वैल्यू अल्फा, और लेट hij अल्फा बी द एडिशन, ये 3 वो कहते हैं ये तीनों के मैट्रिसेस बनते हैं, और उन मैट्रिसेस को जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ a से तो मेरे पास रिजल्ट आ जाता है। मतलब क्या कि जी अगर मेरे पास मैं किसी तरह इस h21 - 2/3 का कोई मैट्रिक्स बना लूं, वो मैट्रिक्स जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा इससे, तो मेरे पास जब मैं h21, यहाँ पे इतना ज्यादा असल में क्लटर्ड हो गया है, h21 - 2/3 को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा a से, तो मेरे पास ये चीज आ जाएगी। तो h21 - 2/3 ये तो मैंने हाथ से ऑपरेशन किए, ये ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं इनटू मैट्रिसेस, ये ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं इनटू मैट्रिसेस। तो वो मैट्रिक्स जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास रिजल्ट जो है ना वो ये वाला बन जाएगा, ये मतलब है। तो इन ऑपरेशंस को ट्रांसफॉर्म करना मैट्रिक्स के अंदर। तो उसने कहा आपके पास जो इंटरचेंज ऑफ रोज होता है, इंटरचेंज ऑफ रोज, तो ये आपके पास जो मैट्रिक्स है उससे मैं इंटरचेंज ऑफ रोज कर सकता हूँ कि जी आपके पास जो रोज मुझे इंटरचेंज करनी है उसकी डायगोनल एंट्री 0 हो जाए, और जो आपके पास इंटरचेंज होगा वहां पे ये भी 1 हो गया आपके पास रो आई में, और ये आपके पास रो जे में। तो जब ये वाला मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होता है आपके पास किसी भी मैट्रिक्स से, तो अल्टीमेटली होगा क्या कि उसकी जो रो आई है वो जे बन जाएगी, और रो जे जो है वो रो आई बन जाएगी। मतलब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि जी आपके पास ये रो आई है और ये रो जे है, और ये कि जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब आपके पास किसको, ये जो एच आई जे का मैट्रिक्स है, एच आई जे का मैट्रिक्स जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आपस में स्वैप कर जाएंगी, ये मतलब है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपके पास एलिमेंट्री जो ट्रांसफॉर्मेशंस है उसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डिनोट बाय hij द आइडेंटिटी मैट्रिक्स im टू विच ट्रांसफॉर्मेशंस hij हैज बीन अप्लाइड, hij हैज द फॉर्म। तो ये उसकी फॉर्म है, और ये कि जब ये मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो आपके पास मेरा मैट्रिक्स कन्वर्ट हो जाता है।
उसकी रोज इंटरचेंज हो जाती हैं। वेयर ऑल एंट्रीज नॉट एक्सप्लिसिटली शोन आर जीरो, मतलब ये जो बाकी एंट्रीज है आपके पास जो शो नहीं की गई हैं, यहाँ पे जो बहुत सारी एंट्रीज हैं ये आपके पास दे आर जीरो, वो जीरो है, हम उनको शो नहीं करते लेकिन हमें ये पता है, हमारा assumption ये है कि वो जीरो है। तो रो इंटरचेंज के लिए ये वाला मैट्रिक्स है। इसी तरह अगर मुझे अपने मैट्रिक्स को उसकी किसी रो को किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, मिसाल के तौर पे देखो यहाँ पे गौर से समझो, ये तो हमारे पास ए मैट्रिक्स था, इस ए मैट्रिक्स की पहली रो को मैंने मल्टीप्लाई करना है -2/3 से, इस मैट्रिक्स की पहली रो को मल्टीप्लाई करना है -2/3 से। तो ऐसा कौन सा मैट्रिक्स हो सकता है जो मल्टीप्लाई होगा ए से और मेरे पास जो है ना वो उसकी पहली रो जो है ना एक सर्टेन नंबर से मल्टीप्लाई हो जाए, उसका मैट्रिक्स आपके पास ये बनता है। ठीक है, मतलब अगर मैं बहुत बेसिक सी एग्जांपल लूं कि जी मेरे पास लेट सपोज एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4, आई कॉल दिस मैट्रिक्स ए। मैं कहता हूं कि यार एक काम करो कि इसकी पहली रो जो है ना उसको -5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो मैं बहुत बेसिक ऑपरेशन आपके पास कि जी अगर मैं इसको -5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास द न्यू ए मेरे पास क्या बनेगा, -5 -10 3 और 4। और मैंने क्या किया कि रो आई इज मल्टीप्लाइड बाय -5। ये ऑपरेशन हाथ से करना तो बहुत सिंपल है, लेकिन अगर मुझे मैटलैब में कोडिंग करनी है, मतलब न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग के जितने टूल बॉक्सेस हैं, ये जो लाइब्रेरीज लिखी गई सारी की सारी, तो वो उसके अंदर कोई प्रोसेस तो होगा, और वो प्रोसेस वो ये है। और फिर ये बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी प्रोसेस जो आगे हम यूज करते हैं एशेलॉन फॉर्म्स को बनाने के अंदर, वो क्या कहता है कि जी अगर मैं इस टेक्निक को देखूं, नंबर 2 टेक्निक को, वो कहता है कि जी अगर किसी भी रो को तुमने मल्टीप्लाई करना है ना, तो उस रो मतलब एक ये मैट्रिक्स बनाओ, दिस इज अ मैट्रिक्स H1 -5, HI अल्फा है ना, तो फर्स्ट रो n -5 जो है अल्फा की वैल्यू है, वहां पे तुमने क्या किया -5 लिख दिया, और यहाँ पे तो क्या तुमने लिखा 1 और ये 0 0। जब इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास जो चीज आएगी, इसको गौर से मैं देखता हूं क्या आता है मेरे पास, -5 × 1 क्या बना आपके पास -5 -5 1, और फिर आपके पास क्या होगा, इस तरह मल्टीप्लाई होता है, 0 × 3 यू गेट अ 0। एक मिनट बिलाल प्लीज ज्यादा, एक मिनट एम आई डूइंग समथिंग, नहीं मैं गलत, यहाँ पे बेसिक कैलकुलेशन गलत, एक सेकंड ठहरे, ये तो बस ये हो गया ए न्यू, और ये आपके पास हो गया -5 × 1 और 0 × 3 यू गेट अ -5, और अगर -5 × 2 -10 और 0 × 4 तुम्हारे पास 0, तो -10 हो गया, 0 × 1 तुम्हारे पास 0, 1 × 3 इज 3 एंड 0 × 2 0 × मतलब 0 × 2 इज 0 एंड 1 × 4 इज 4। तो ये दोनों मैट्रिक्स बराबर है जो मैंने बाय हैंड कैलकुलेशन, और ये मेरे पास जो है ना ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। इसका मतलब ये कि अगर मैं अपना, जो आप में से प्रोग्रामिंग जानते हैं अच्छी तरीके से, उनको अंदाजा है कि दिस इज अ वेरी जेनेरिक मेथड। मैं कोई अपना इस तरह का एक छोटा सा प्रोग्राम लिख दूं, छोटा सा कोड लिख दूं, और उसके अंदर मतलब ये है कि ये मैं मेंशन कर दूं कि जिस रो को मल्टीप्लाई करना है जिस नंबर से, तो एक डायगोनल मैट्रिक्स बनाओ, उसकी बाकी सारी एंट्री 0 हो, जिस रो को मल्टीप्लाई करना हो वहां पे तुम्हारे पास जो है ना अल्फा लिख दो, और उस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दो आपके पास बेसिक मैट्रिक्स से जो आपके पास गिवन है, तो यू विल गेट द फाइनल आंसर। तो इस तरह का ये कॉन्सेप्ट है। अब इसमें कोई बात अगर पूछनी है तो आप पूछ लो, जो अगर नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि ये चीज जो है ना ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? क्या मतलब एवरीथिंग इज क्लियर? तो बस सही है, क्योंकि यही चीज आपके पास मतलब आपके पास बड़े मैट्रिक्स के साइजेस पे भी आपके पास यही कॉन्सेप्ट सारा का सारा वैलिड है। अच्छा आगे चलते हैं। ये उसके इन्वर्सेस हैं कि जी अगर मैं यहाँ पे, अच्छा एक सेकंड ठहरो, किसी ने चैट विंडो पे कोई बात लिखी है, वेट अ मिनट, जस्ट जॉइंड सो विल नीड टू रिवाइज। हाँ बिलाल सब रिकॉर्ड हो रहा है, कोई मसला नहीं है। अच्छा, डिनोट बाय HIJ अल्फा द आइडेंटिटी मैट्रिक्स IM टू व्हिच ट्रांसफॉर्मेशन HIJ अल्फा हैज बीन अप्लाइड। अच्छा ये कि यहाँ पर ये थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन क्या है कि जी अगर आपके पास ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म करना है, देखो अब यहाँ पे तो इतना ज्यादा ये हो गया, ये वाला ऑपरेशन H21 - 2/3 परफॉर्म करना था, तो H21 - 2/3 ऑपरेशन परफॉर्म करना, इसका भी कोई मैट्रिक्स होना चाहिए। वो मैट्रिक्स क्या है, वो कहते हैं उसका मैट्रिक्स आपके पास ये बनेगा कि ये आपके पास हो गया IJ, तो आपके पास ये आई था, आपके पास ये रो हो गई, और आपके पास ये आपके पास इसकी रो जे आपके पास हो गई।
और इसके अंदर जो आपके पास कॉन्सेप्ट है कि पूरी की पूरी आपके पास डायगोनल एंट्री सारी की सारी आपके पास ये 1 है, बाकी आपके पास सारी की सारी 0 हो गई। अच्छा, ये जो एलिमेंट आपके पास है, ये जो एलिमेंट आपके पास है, दिस इज द आई जेथ एलिमेंट, ठीक है। ये आई जेथ एलिमेंट आपके पास जो है, इसको आप, वो अल्फा की वैल्यू आपके पास होगी, और इस मैट्रिक्स को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे विद द ए मैट्रिक्स, तो आपके पास रिजल्टिंग जो है ना, ये आंसर बनेगा जो यहाँ पर लिखा हुआ है, जो ये वाला आंसर है आपके पास, ठीक है। तो H21 माइनस 2/3 जो मैट्रिक्स बनेगा, ये क्या मैट्रिक्स बनेगा, ये देखें कि यहां पे आपके पास ये एग्जांपल है H21 माइनस 2/3, तो आपके पास, अच्छा ये वाली एग्जांपल आपके पास कि मेरे पास डायगोनल एंट्री सारी की सारी 1 हो गई, और ये आपके पास 2,1 आपके पास हो गया। ये 2,1 आपके पास जो है, ये इस एंट्री पर -2/3 आएगा। तो जब ये वाला मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करूंगा, ये वाला मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करूंगा, तो आई गेट द सेम इफेक्ट जो आपके पास के फर्स्ट रो के अंदर -2/3 मल्टीप्लाई करो, अब सेकंड रो में ऐड कर दो, तो दिस इज द मैट्रिक्स, ठीक है। यहाँ पे उसने इस एग्जांपल को आप लोग मैटलैब से जरूर मतलब ये करके सॉल्व करना, मतलब सिंपल मतलब ये है कि उसने मैट्रिसेस डाल के कि यहाँ पे उसने ए मैट्रिक्स को ट्रांसफॉर्म किया इनटू द यू मैट्रिक्स व्हिच इज द रो रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म। इसके अंदर आपके पास क्या चीज है, उसने 3 ऑपरेशंस परफॉर्म किए, H21 -2/3, H31 -4/3 और H32 -1/2। ये 3 ऑपरेशन उसने परफॉर्म किए। ये 3 ऑपरेशन उसने कहा कि हम मैट्रिसेस में कैसे बना सकते हैं। उसने कहा इसके मैट्रिक्स आपके पास ये बनेंगे, उसके मैट्रिक्स आपके पास ये बनेंगे। तो इन मैट्रिक्स को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरे पास मेरा जो ए है वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। मतलब देखो समझो, यहाँ पे ए को पहले मैंने मल्टीप्लाई किया किससे, मैंने ए को मल्टीप्लाई किया H21 -2/3 यानी इस मैट्रिक्स से। जो रिजल्ट आया उसको मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, H31 -4/3 से। उसके बाद जो रिजल्ट आया उसको मैंने मल्टीप्लाई किया H32 -1/2 से। तो ये जो अल्टीमेटली चीज है, दैट इज यू व्हिच इज द रो रिड्यूस्ड एशेलॉन फॉर्म। फ्रॉम देयर आई कैन डिटरमिन द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कि इन मैट्रिसेस का ये फायदा होता है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये भी है कि अगर मैं इन तीनों मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करके एक नया मैट्रिक्स बना दूं, और उससे डायरेक्टली जब मैं ए को मल्टीप्लाई करूंगा, आई विल गेट यू। अगर इन तीनों को मैंने मल्टीप्लाई किया, इस पूरे के पूरे को, ये आपके पास जो पूरा मैट्रिक्स है, मतलब इसको मैं यूं कर देता हूं, ये जो ऑरेंज ब्लॉक के अंदर आपके पास आया, ये जो अगर मैट्रिक्स है, अगर मैं किसी तरह इसको ए से मल्टीप्लाई कर दूं, आई विल गेट यू। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि रो रेडियस एशेलॉन फॉर्म मेरी बन सकती है अगर ये किसी तरह मैट्रिसेस मुझे जो ऑरेंज है, या आपके पास ये वाला जो आपके पास पूरा मतलब H32 -1/2, ये किसी तरह मुझे पता चल जाए, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है कि ये क्या होंगे मैट्रिसेस जो ए से मल्टीप्लाई होकर और सिस्टम को ट्रांसफॉर्म कर दे इनटू यू। इसको हम अभी देखते हैं। यहाँ मैं रुक जाता हूँ, अगर कोई बात यहाँ पे पूछनी हो, क्योंकि यहाँ पर ये बात मतलब ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट वैलिड है कॉलम्स के लिए भी। ये तो रोज के लिए हम बात कर रहे हैं, कॉलम्स के लिए भी यही बात वैलिड है सारी की सारी। मतलब सर ये जो हम जो मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, हम मल्टीप्लिकेशन को हमने मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्म, मतलब उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लेकर आ गए कि फिर उसको हमने ए से मल्टीप्लाई कर दिया उसको एक लॉन्ग फॉर्म बनाने में, मतलब ये करना चाह रहे हैं ना हम ये चाह रहे हैं कि किसी तरह ए को ट्रांसफॉर्म करने इनटू द रो रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म्स। अब वो एक तो हाथ से कैलकुलेशन आप करते हैं जो अंडरग्रेड में सीखी होती हैं, लेकिन मतलब ये है कि आपके पास जो एक्चुअल टेक्निक है वो तो हाथ से मल्टीप्लिकेशन नहीं है। मतलब आप इसकी कोडिंग कैसे करेंगे, या फिर ये कि आपके पास हम इसको अपनी जबान में जो है ना, ये एलयू डिकम्पोजिशन भी होती है कि आपके पास उसको डिकम्पोज कर दो मैट्रिक्स ए को। ये भी बात आगे आएगी, ये बात अभी आगे आएगी कि हम ऐसा करते क्यों है। मतलब एक तो सबसे बड़ा एडवांटेज ठीक है सर, ठीक है, मालूम करना, पहली बात तो ये है। अच्छा, यहाँ पे जो हमने बात समझी कि यार ये तो हमने सारा अपने दिमाग से काम किया कि मैं किस तरह करूं, किस तरह मतलब ये कि ये मैट्रिक्स को ए पे मैं क्या क्या चीज अप्लाई करूं, रोज में मैं क्या करूं कि जो रेड सर्कल्स बने हुए यहाँ पे 0 आ जाए, पिवट्स में मेरे पास 0 आ जाए। तो ये जो दिमाग में मैंने सारा काम किया, इसको किस तरह मैंने मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दिया। और अब मैं ये सिर्फ बात कर रहा हूँ कि उन मैट्रिसेस को अगर आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये नया मैट्रिक्स बन जाएगा। वो नया मैट्रिक्स मतलब दैट इज द ऑरेंज मैट्रिक्स। वो ऑरेंज मैट्रिक्स आई कॉल दैट ऑरेंज मैट्रिक्स द पी मैट्रिक्स, ठीक है। जब ये पी में ए से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या चीज बनेगी, आई विल गेट द यू।
तो मुझे गिवन क्या है, मुझे गिवन यहाँ पर ये है, और मैंने क्या किया, मैं अंडरग्रेड में क्या करता था, मैं सारे ये वाले ऑपरेशंस जो है ना, ये आई थिंक फ्रॉम माई सेल्फ कि यार मुझे करना क्या है, मुझे कि इसको मैं कन्वर्ट कर दूं उसके अंदर। मैं सिर्फ यहाँ पर, और जो रिजल्टिंग चीज बनती थी वो यू बन जाता था, जिसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस इंट्रोड्यूस हो जाते थे। मैं सिर्फ यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ, जो पी जो आपके पास है, ये पी आपके पास बेसिकली ये सारे जो ऑपरेशन आपने परफॉर्म किए थे ना, ऑरेंज में जो मैंने हाईलाइट किए हैं, ये ऑपरेशन है। और ये इंडिविजुअल ऑपरेशन H21 -2/3, ये भी एक मैट्रिक्स है, H31 -4/3, मतलब ये सारे मैट्रिक्सेस हैं, ये भी मैट्रिक्स, ये भी मैट्रिक्स, और ये तीनों मैट्रिक्स हैं। जब इनको मल्टीप्लाई करूंगा आई गेट अनदर मैट्रिक्स, दैट मैट्रिक्स, मैं एक बात समझाता हूं, देखो H21, चलो मेरा टाइम ज्यादा लगेगा लेकिन एक बात शायद आप समझ जाओ तो अच्छी बात है। इसको जब मैंने मल्टीप्लाई किया H31 -4/3 से, क्या मैं मल्टीप्लाई कर भी सकता हूँ या नहीं कर सकता, पहले तो ये मैं देखता हूँ। मुझे ये पता है कि H21 -2/3 जो अगर मैट्रिक्स है, दैट इज अ 3x3 मैट्रिक्स, दिस इज आल्सो अ 3x3 मैट्रिक्स। वेरी गुड, वेल डन, ये दोनों आपके पास सेम है, तो माय रिजल्टिंग मैट्रिक्स इज अ 3x3 मैट्रिक्स। अब मैंने क्या किया, आई मल्टीप्लाइड दिस मैट्रिक्स अगेन विद व्हाट, विद H32 -1/2। क्या ये मल्टीप्लाई कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, क्योंकि इसका जो रैंक है वो 3x3 है, दे आर सेम, एंड द रिजल्टिंग मैट्रिक्स इज अ 3x3 मैट्रिक्स। दिस मैट्रिक्स इज दिस पी मैट्रिक्स, जो रिजल्टिंग आपके पास चीज बनी। ये जो आपके पास है, ये आपके पास डायरेक्टली ये से मल्टीप्लाई कर दोगे, डायरेक्टली यू प्रोड्यूस हो जाएगा। कुछ बात समझ में आई? सर ये तो समझ आ गया, लेकिन जो H21 है, H31 है और H32 है, ये तो हमें पहले अजम्पशन करनी पड़ेगी ना किस तरह से होगा। बाद में चीज आएगी, ये तो मतलब ये तो अभी ये मैंने लिख दिया ना यहाँ पे कि पी के तीनों ऑपरेशन तो मैंने खुद सोचे है ना। अच्छा, ये खुद ही सोच रहे हैं ना, ये आसमान से तो नहीं आ रहा ना, ये तो मैं देख के मैट्रिक्स को फिर मैं डिटरमिन कर रहा हूँ ना, ये मैट्रिक्स क्या होना चाहिए। बात समझ में आई? सही सही सही। बेसिकली ये न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं बहुत सारे, जो कि हम उसको इन डेप्थ नहीं देखेंगे। जितना तुम लोगों को नॉलेज चाहिए यहाँ पे उतनी मैं तुम लोगों को बता दूंगा। बाकी ये कि ये जो एडवांस न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग के कोर्सेज जो अच्छे अंडरग्रेड में जो लोग पढ़ते हैं उनको इनका बेसिक आइडिया होता है। नाउ वी मूव ऑन, रो रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म्स, फाइंडिंग द रैंक। हमारा मेन मकसद ही यही है, रैंक निकालना है। हम एचेलॉन फॉर्म्स में इसलिए कन्वर्ट करते हैं। अ मैट्रिक्स U इज एन एलिमेंट ऑफ F M क्रॉस N। अच्छा देखो, ये बात ध्यान में रखना, ये फील्ड है, F इज अ फील्ड, तो F कैन बी रियल एंड कॉम्प्लेक्स, लेकिन मैं तुम्हें कल बता चुका हूँ कि हम रियल की बात करते हैं। तो a matrix U is an element of F M cross N of which the non-zero rows are linearly independent। अब देखो, ये इसने बहुत ही गाड़ी बात यहाँ पे लिख दी है, ये एप्लेविच की बुक है, लेकिन तुम्हारी प्रायर नॉलेज अगर नहीं होगी तो ये बात सेंटेंस क्लियर नहीं हो सकता। जो मैंने कल के लेक्चर में बात समझाई थी वो क्या थी कि a matrix U which belongs to this vector space, मतलब ये क्या कहते हैं, M cross N of which the non-zero rows are linearly independent। तो इसकी non-zero rows है, non-zero rows मैं यहाँ पे, अच्छा कहीं पे भी U नहीं लिखा हुआ है, U आपके पास है, इसकी कुछ एंट्री, कुछ रोज आपके पास जीरो हैं, कुछ इसकी नॉन जीरोज है। नॉन जीरोज को मैं क्रॉस से लिख देता हूं। वो यहाँ पे कहना क्या चाह रहा है, वो कहना चाह रहा है अ मैट्रिक्स U R 3 4 क्रॉस 4, चलो 4 क्रॉस 4 हो गया, बल्कि मैं इसको 3 क्रॉस 4 करता ज्यादा बेहतर होता ताकि थोड़ा सा उससे मैच कर जाता। ये वाला मैट्रिक्स हो गया और ये तुम्हारे पास हो गया, और दिस इज 3 क्रॉस 4, ठीक है। वो कहते हैं अ मैट्रिक्स U फ्रॉम R 3 क्रॉस 4 ऑफ व्हिच द नॉन जीरो रोज आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये तुम्हारे पास दो रोज हैं, वो कहता है ये दोनों आपस में एलाई हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट है, एंड अबव एंड दे आर अबव ऑल द जीरो रोज, मतलब ये दोनों रोज इस कंप्लीट जीरो रो के ऊपर लाई करती हैं, दोनों नॉन जीरो रोज, और आपके पास वो दोनों आपके पास लीनियरली इंडिपेंडेंट है, and that is row equivalent to a given matrix A is called an upper row compression of A। वो यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, वो कहता है तुम्हारे पास ओरिजिनल एक मैट्रिक्स था A, और वो इस तरह का मैट्रिक्स था, वो भी 3 क्रॉस 4 था। तुमने क्या किया, उसको किसी तरह इसमें ट्रांसफॉर्म कर दिया। यहाँ पे वो नाम नहीं ले रहा, लेकिन ये बेसिकली रो रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म है, और तुमने कुछ यूं कर दिया। तो जब यूं कर दिया, ये जहन में रखना, रैंक ऑफ ए ट्रांसफॉर्मेशन से रैंक चेंज नहीं होते, रैंक ऑफ यू, रैंक दोनों के सेम है। वो सिर्फ ये कहना चाह रहा है कि जब तुमने ए को यू में ट्रांसफॉर्म किया तो तुम्हारे पास सिस्टम का पहली बात तो ये कि तुम्हें रैंक पता चला, तुम्हें अंदाजा हो गया नॉन जीरो रोज 2 हैं। दूसरी बात उसने जो कही वो ये कही कि आपके पास
ये जो दो नॉन जीरो रोज तुम्हारे पास हैं, ये दोनों वेक्टर्स एलआई हैं। ये दूसरी बात उसने कही। तीसरी उसने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की, जो हमारे पास सारी की सारी सिग्नल प्रोसेसिंग, इमेज प्रोसेसिंग के अंदर जो उसकी बेस है एक तरह से, जो इंफॉर्मेशन मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं यहां पर, जो इंफॉर्मेशन मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं यहां पर, एग्जैक्टली वही इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट हो रही है यहां पर। क्या ख्याल है, मैंने कंप्रेशन किया या नहीं किया? फॉर्म चेंज किया सर। अरे यार तुम लोग वाकई में बस, अगर तुम लोग सामने बैठे सर हमने मैट्रिक्स तो सेम ही है। बंदे, ये तुम्हारे पास एक इमेज है ए, लेट सपोज तुम्हारे पास ये इमेज आपके पास 1024 बाय 1024 का इमेज है। तुमने उसमें ऑपरेशन परफॉर्म करके तुम्हारे पास अल्टीमेटली तुम्हारे पास आ गया 12 बाय 12। तो ये तुम्हारे पास अगर 1024 बाय 1024 बिट्स है और यहाँ पे तुम्हारे पास 12 बाय 12 बिट्स हैं, तो जमीन आसमान का डिफरेंस नहीं आया? जी सर, कंप्रेस हो ये जो मेमोरी में सेव होगा, क्या वो कम मेमोरी लेगा या ज्यादा मेमोरी लेगा? फिर कम मेमोरी लेगा ना। आमीन, एक आदमी ने जवाब दिया। अल्लाह का बड़ा एहसान है वाकई में, अस्तगफिरुल्लाह। तो आपके पास ये फॉर्म है कॉम्प्रेस, के तुमने जो ओरिजिनल इंफॉर्मेशन दी वो सारी कॉम्प्रेस कर दी। अब तुम्हें अगर लेट सपोज इसी को तुम अगर मेगाबाइट्स और गीगाबाइट्स पे ले जाओ और तुम्हें ट्रांसमिशन करनी है ओवर अ लिंक, और वो ट्रांसमिशन के तुमसे जो है ना वो हजारों डॉलर चार्ज करते हैं, तो इफ यू सेंड दिस डेटा, तो ये कि तुम्हारा यू विल बी चार्ज अ लॉट। और अगर तुम ये कॉम्प्रेस फॉर्म भेजोगे तुम्हारी पैसे बहुत कम लगेंगे। इसलिए आपके पास वैल्यू डिकम्पोजिशन होती है कि तुम अपने पास जो ओरिजिनल डेटा है उसको कंप्रेस करो, उसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन तुम एक्सट्रैक्ट कर दो। मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वो ये दो रोज के अंदर थी। कुछ समझ में आया? सर जब सोर्स कोडिंग हम करते थे, मतलब हमने सोर्स कोडिंग पढ़ा था, उसमें भी हम ये डेटा को कंप्रेस करते, उसमें भी हम एलयूडी का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करते। वो एक एप्लीकेशन है इसकी, ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये बिल्कुल बेयर हार्डवेयर इसको कहते हैं ना, बेसिक। इस पे पूरी वो सारी थ्योरीज बिल्ड अप होती हैं, ठीक है? ये उसकी बेस है, ये उसकी एबीसी है। ठीक है सर। सर अभी हम कंट्रोल में कंप्रेशन का क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, गले में पहन लेंगे बस, एहफाज अल्लाह रहम करे। आगे चलो। तो आपके पास जो सिस्टम की मॉडलिंग के अंदर हम जो है ना, आपके पास स्टेट स्पेस के अंदर जो उसको हम रिड्यूस करते हैं, वो इसी मेथड से रिड्यूस कर रहे होते हैं कि कौन सी सिग्निफिकेंट स्टेट्स हैं और कौन सी नहीं है। बहरहाल आगे, अब मैट्रिक्स यू ये सब हो गया ये चीज, एंड द रो इक्विवेलेंट। अच्छा, यहाँ पे जो उसने कॉन्सेप्ट दिया है वो ये कहा है कि मैंने ए को जो ट्रांसफॉर्म किया, मैंने ए मैट्रिक्स को ट्रांसफॉर्म कर दिया इनटू यू। A is an m cross n matrix, or U, this matrix, which is also a U matrix, they have the same dimension. Dimension change नहीं हो सकते। और जो रो रेड्यूस एशेलॉन फॉर्म है उसके अंदर पूरा का पूरा आपके पास एक जगह ये जीरोस हैं, जो अभी मैंने प्रोड्यूस करके तुम्हें बताया, ये सारे के सारे जीरोस प्रोड्यूस होते हैं, तो जीरो प्रोड्यूस होगा। ये ऊपर सारे आपके नॉन जीरोस हैं, तो जो नॉन जीरोस आपके पास हैं वो आपके पास सारे वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। तो मैं जब ए को ट्रांसफॉर्म करता हूँ यू में, तो आई नीड अ मैट्रिक्स पी एम क्रॉस एम। तो यहाँ पे ये जो बात आई सारी की सारी, वो ये बात मैं तुम लोगों को एक्सप्लेन कर रहा था कि ए को जब ट्रांसफॉर्म करना है यू के अंदर, तो तुम्हारे पास यू नीड अ पी मैट्रिक्स। व्हेन यू मल्टीप्लाई दिस पी मैट्रिक्स विद द सेम मैट्रिक्स, यू गेट द यू मैट्रिक्स, व्हिच इज द रो रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म। पी मैट्रिक्स हम खुद बनाते हैं, मतलब अपने दिमाग से सोच के हम इसको बिल्डअप कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे वो टेक्निक ये बता रहे हैं कि यहाँ पे हम क्या करते हैं कि ए को अगर पी मैट्रिक्स से मैं मल्टीप्लाई करूं, तो पी मैट्रिक्स से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो व्हाट आई विल गेट। अच्छा, यहाँ पर एक इसने एडिशनल कॉन्सेप्ट यहाँ पे उसने दिया, वो क्या दिया है, उसने ये बात कही कि ये आपके पास मैट्रिक्स को मैंने ब्रेक कर दिया P1 और P2 के अंदर। जो P1 तो A से मल्टीप्लाई होके, तो ये पूरी इंफॉर्मेशन आपके पास P1 A बन गई, और सेकंड आपके पास जो P2 आपके पास A से मल्टीप्लाई हुआ, यू गेट दिस कंप्लीट जीरो, ठीक है? और ये वाला कॉन्सेप्ट आगे बहुत डिटेल में आएगा आपके पास, जिसको हम कहते हैं कि नल स्पेसेस, ठीक है? तो पी मैट्रिक्स जो है वो मेरे पास जो एलिमेंट्री ऑपरेशंस होते हैं, रो या कॉलम, ये उनसे बनता है। वो ए से मल्टीप्लाई होता है, आई गेट द यू मैट्रिक्स, ठीक है? यू मैट्रिक्स वो होता है जिसके अंदर कुछ नॉन जीरो रोज होती हैं, कुछ जीरो रोज होती हैं। जीरो रोज आपके पास वो होती हैं जो लीनियर इंडिपेंडेंट नहीं होती हैं। जो लीनियर इंडिपेंडेंट होती हैं वो बिल्कुल उससे अलग होके निकल आती हैं और ऊपर होती हैं उसकी। तो ये सारी की सारी P1A जो उसने लिखा हुआ है, they're all linear independent, all Li, ठीक है? यहां पर मैं रुक जाता हूं, और यहाँ पे जो गौर से तुम लोग थोड़ा देख लो यहाँ तक, और उसके बाद अगर कोई बात पूछनी हो तो पूछो, क्योंकि इसके बाद अभी तो फिर ये दोबारा यही कॉन्सेप्ट बता रहे हैं कि आपके पास ये बनता कैसे है, मतलब। लेकिन आई स्टॉप हेयर फॉर 2 मिनट्स ओनली, और ये कि तुम लोग देख लो, मुझे बता दो अगर कोई चीज ऐसी पूछनी है, या अगर आगे भी स्लाइड में जाना है तो मुझे बता दो।
ये सर ये P हम जब मैट्रिक्स कैलकुलेशन, एक आदमी बोलो, थोड़ा जोर से बोलो भाई, मेरे पास जो है ना स्पीकर जो है ना उसमें तुम लोग की आवाज नहीं आती है, तुम लोग वैसे भी पता नहीं लेटे हुए हो क्या कर रहे हो, कहाँ पे तुम लोग जो है ना बोलते हो वहां से। सन्नान पूछ लो तुम। या फिर तो तुम लोगों को कुछ समझ में एक लफ्ज भी नहीं आया है, एक मतलब तो ये है। हाँ सीधी बात है, और क्या, किसी को कुछ समझ में नहीं आया जो यहाँ पे चल रहा है। सर नहीं अभी तो नहीं हमने सर, सिर्फ समझ आ गए। मैथमेटिकल टूल्स पढ़े हैं ना, हाँ अभी तो हम सिर्फ मैथमेटिकल टूल्स ही पढ़ रहे हैं इस आज के लेक्चर में। हाँ, इंशाल्लाह इंशाल्लाह जब ये आगे आएंगे ना तो फिर बस, तो आगे बाद यहाँ पे हम देखते हैं ये, अब ये सारी की सारी हैंड कंप्यूटेशंस है, उसने फरमाया, ये बता रहे हैं कि मैं पिवट एंट्री कैसे लूंगा, जो सब अंडरग्रेड की बातें और कुछ भी नहीं। और उसके बाद फिर अल्टीमेटली आपके पास ये सब जो एंट्रीज उसने बनाए, मतलब ये वाली जो बेसिक आपके पास अंडरग्रेड की मैथ्स है, ये पे मैं डिस्कस नहीं कर रहा, सिंपल उसने पिवट्स बनाए हैं, और ये तुम लोग अपनी अंडरग्रेड की किताबों से देख लेना। और ये वही सारी बातें जो अभी मैं बता चुका हूँ कि ये ऑपरेशंस उसने सारे के सारे सोचे, और ये कैसे करना है, क्या करना है, ये सारे ऑपरेशंस, और अल्टीमेटली आई कन्वर्ट माय मैट्रिक्स ए इनटू दिस यू मैट्रिक्स। ठीक है, ये सब बातें गुजर चुकी हैं। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ एशेलॉन फॉर्म्स। ये अभी मैं आप लोगों को ये बात समझाई कि ये जो सारी ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं आपस में, ये सब आपस में मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, ये सारी की सारी ट्रांसफॉर्मेशंस मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, और जब ये मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो आपके पास क्या बनता है, आई कॉल दोज ट्रांसफॉर्मेशंस व्हेन आई मल्टीप्लाई देम आई गेट दिस पी मैट्रिक्स। ठीक है, ये जो पी मैट्रिक्स आपके पास है, ये जो पी मैट्रिक्स है, इसके बारे में क्या इंपॉर्टेंट बात है, by construction using Gaussian elimination or any other algorithm for any matrix A there exists a non-singular P such that PA is in upper right row echelon form। कि जब मैं P को A से मल्टीप्लाई करूंगा तो U जो मेरे पास बनेगा वो आपके पास एक अपर राइट रो एशेलॉन फॉर्म बनेगा। मतलब क्या है कि मेरे पास इस तरह करके कोई मैट्रिक्स बन जाएगा। और बाय इंस्पेक्शन ऑफ द एशेलॉन फॉर्म द रैंक ऑफ U इक्वल्स द नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। बेसिक बात बहुत बता चुका, बट U वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम A बाय सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस व्हिच प्रिजर्व रैंक। अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि जब ट्रांसफॉर्मेशन से रैंक चेंज नहीं होता, देयरफॉर रैंक ऑफ A आल्सो इक्वल्स द नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज ऑफ U। तो आपके पास जो ये जितनी आपके पास नॉन जीरो रोज थी, यही आपके पास नंबर ऑफ, या मैं लिख देता हूं नंबर ऑफ, ताकि बाद में नॉन जीरो रोज इज इक्वल टू द रैंक of A which is equal to the rank of U। सब बातें क्लियर हो गई। ठीक है, एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे उसने क्या कहा, इन ऑर्डर टू फाइंड द मैट्रिक्स P। अच्छा, हम P कैसे निकाल सकते हैं, इन ऑर्डर टू फाइंड द मैट्रिक्स P फॉर विच 5.4 होल्ड्स क्रिएट द मैट्रिक्स। वो कहता है IM, A आप जो है ना वो डेवलप करें, मतलब एक जो है ना मैट्रिक्स सिंपल बनाएं, और ये आपके पास हो गया, उसके अंदर आइडेंटिटी मैट्रिक्स M क्रॉस M, और A आपके पास M क्रॉस N। और यहाँ पे उसने क्या किया, वो ये कहता है and perform row operations on it to change A to जो। आप क्या करें कि इस पे रो ऑपरेशंस परफॉर्म करें, इस तरह परफॉर्म करें कि ये आपके पास A जो है ना वो U में ट्रांसफॉर्म हो जाए। जो ऑपरेशन आप A पे परफॉर्म कर रहे होंगे एग्जैक्टली वही IM पे परफॉर्म करें। तो जब A U में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा तो IM आपका जो है ना ऑटोमेटिकली P में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। When P multiplied by A, मतलब P जो आपके पास A से मल्टीप्लाई होगा, जो PA बन गया विच इज U, तो P आपके पास क्या होगा, PIM से मल्टीप्लाई होगा, PIM बन गया, और अल्टीमेटली यू गेट अ P। वो ये कॉन्सेप्ट है कि जब मैं वो काम कर रहा हूँ सारा का सारा एक दफा मैंने कर लिया, तो इन दिस मैनर आई कैन जनरेट द P मैट्रिक्स। लेकिन ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे कि मुझे ये मैटलैब जो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा होता है तो उसके अपने एक एल्गोरिथम्स होते हैं। वो एल्गोरिथम्स बेसिकली न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग का कोर्स नहीं है तो एल्गोरिथम में डिस्कस नहीं करता, लेकिन ये कि वहां पे वो एग्जैक्टली इसी तरह ऑपरेट करता है कि पिवट को वो जीरो करने की कोशिश करता है। जब जीरो करने की कोशिश करता है तो वो पूरा ऑपरेशन डिफाइन करता है, उससे मैट्रिक्स बनाता है, फिर अगला मैट्रिक्स, फिर अगला मैट्रिक्स, उन सबको मल्टीप्लाई करके वो आखिर में P बना देता है। बार बार वही एग्जांपल्स हैं, ये एग्जांपल आप खुद देख सकते हो, कोई मसला नहीं है। आई मूव ऑन, सब स्पेस। 4:05 हो गए, बस अभी 10 मिनट है, उसके बाद फिर आई टेक अ ब्रेक। हमने अभी तक वेक्टर स्पेस की बात की थी, मैं आपको 2-3 कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझाता हूँ कि सब स्पेस का मतलब क्या है। ओए ये क्या चीज है, आई थिंक कोई मेरा माउस गलत शायद जो है, दिस इज रॉन्ग, डिलीट, दिस इज नॉट वर्किंग। कल तो इसने बहुत अच्छा ड्रॉ किया था। अच्छा हाँ ठीक है, ये मेरे पास एक R3 की वेक्टर स्पेस है, दिस इज R3 वेक्टर स्पेस। ठीक है, क्योंकि जो हमारी बेसिक नॉलेज है हम उसी से बात करते हैं।
हम कहते हैं लेट्स कॉल दिस x, कॉल दिस y एंड कॉल दिस z। ठीक है, राइट हैंड रूल से जो हम रोबोटिक्स में यूज करते हैं, ये सिर्फ रोबोटिक्स के अंदर ये कन्वेंशन है, बाकी आप आगे पीछे कर सकते हैं। मैंने इस तरह करके राइट हैंड रूल एक्स वाई जेड डिफाइन कर दिया। ठीक है, अच्छा यहाँ पर आपके पास क्या चीज है कि ये एक वेक्टर स्पेस है R3, तो कोई भी वेक्टर आपके पास R3 में एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर मैं एक वेक्टर बनाना चाहूँ, आपके पास एक वेक्टर, मैंने नॉट अ गुड ड्राइंग, ओ मैंने एक वेक्टर यहाँ पे बनाया फॉर एग्जाम्पल इस तरह करके, देखो दिस वेक्टर इज इन 3D। ये जो आपके पास एक वेक्टर बना, ये वेक्टर आपके पास जो है, लेट्स कॉल दिस वेक्टर W, और मैं कहता हूं कि जी हमारी जो बेसिक नॉलेज हमारे पास है अपनी अंडरग्रेड की, कि जी मैं कहता हूं 2i + 3j + 4k। ठीक है, जो एक वेक्टर है, अगर मैं ये कहता हूं कि आपके पास, मैं सिर्फ जो वेक्टर स्पेस डिफाइन करता हूं ना, मैं वेक्टर स्पेस डिफाइन करता हूं अपनी, वो ये डिफाइन करता हूं कि जी आपके पास वो लिमिट करती है ऑन दिस प्लेन, ऑन द मेरी जो वेक्टर स्पेस जो आपके पास है वो सिर्फ और सिर्फ ये है, दैट इज द XY प्लेन। आपके पास ओवरऑल सिस्टम इज R3, लेकिन उसके अंदर एक सब स्पेस है विच इज R2, और वो आपके पास ये है कि उसके वेक्टर्स आपके पास XY प्लेन पे लाई करते हैं, तो XY प्लेन इज द सब स्पेस ऑफ XYZ प्लेन। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट यहां पर हमारे पास है। वेक्टर स्पेसेस आपके पास सिर्फ पूरी, आपके पास कोई प्लेन नहीं होता, बाज दफा आपके पास कोई सिंगल लाइन भी जो है ना पूरी वेक्टर स्पेस को रिप्रेजेंट कर रही होती है। ये बात जब आगे आएगी तो मैं बता दूंगा। अच्छा, सब स्पेस, लेट S बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस V ओवर F, सिंबॉलिकली S इज अ सबसेट ऑफ V। तो आपके पास S इज अ सबसेट ऑफ V, आपके V लेट सपोज R3 में और S आपके पास R2 में है, R1 में भी हो सकता है। ठीक है, इफ S इज आल्सो अ वेक्टर स्पेस ओवर F, दोनों ये ध्यान में रखना कि ये दोनों रियल नंबर्स पे, मैं इस कोर्स की बात कर रहा हूँ, यूजिंग द सेम एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन, देन S इज सेड टू बी अ सब स्पेस ऑफ V। कि आपके पास, क्योंकि मैं एग्जांपल से बात कर रहा हूँ, कि आपके पास R² आपके पास इज अ सबसेट ऑफ R3, और यहाँ पे आपके पास यहाँ भी रियल नंबर्स है, यहाँ भी रियल नंबर्स है, यहाँ पे भी स्केलर मल्टीप्लिकेशन वेक्टर एडिशन है, यहाँ पे भी स्केलर मल्टीप्लिकेशन वेक्टर एडिशन पॉसिबल है दोनों के अंदर। It's not necessary to check all 10 of the defining conditions in order to determine if a subset is also subspace। ऐसा नहीं है, तो शुरू में मैंने आपको जो यहाँ पे चीजें समझाई थी, पता नहीं कहाँ चली गई वो सारी की सारी कंडीशंस वेरीफाई करना लाजमी नहीं है। A1 से लेके A5 तक, M1 से लेके M5 तक, वो कहता है आप एक काम करो, आप सिर्फ जो है ना A1 और M1 को वेरीफाई कर लो, अगर A1 और M1 वैलिड हैं उस वेक्टर स्पेस के अंदर, सब स्पेस के अंदर, तो वो भी एक आपके पास वेक्टर स्पेस बनेगी जो सब स्पेस कहलाएगी बड़ी स्पेस की। अगर ये दो ऑपरेशन उसके अंदर वैलिड नहीं है तो आपके पास वो सब स्पेस नहीं कहला सकती। यहां पे जो ये बात कह रहा है, वो कहते हैं A1 M1 जो है ना, आपके पास दो प्रॉपर्टीज हैं, XY is an element of S और X plus Y must also lie in S, और तुम्हारे पास X is an element of S is a vector in the vector space S, तो अगर अल्फा को X से मल्टीप्लाई करूंगा तो I'll get S। यहां पर ये जो बात कह रहा है कि मेरे पास, अच्छा यहां पर I draw again, कोई भी मेरे पास यहाँ पर जो प्लेन होगा 2D प्लेन, कोई भी 2D प्लेन मेरे पास, वो वेक्टर स्पेस नहीं बनता। कोई भी 2D प्लेन जो आपके पास कहलाता है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैंने ये बनाया, यहाँ पे मैंने कहा कि जी ये जो प्लेन है आपके पास, ये वाला जो प्लेन है, जो XY प्लेन जिसको मैं कह रहा हूँ, ये वेक्टर स्पेस बनाता है। मैं कहता हूँ दैट्स फाइन, दिस इज अ वेक्टर सब स्पेस ऑफ R3, ये बात बिल्कुल वैलिड है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर एक और प्लेन डिफाइन करूं अपनी तरफ से, वो इसको थोड़ा सा ऑफसेट कर दूं, ऑफसेट का मतलब मैं इसको मैं ऊपर कर दूं, कोई मैं इसके अंदर, वो ये प्लेन है which is not passing through the origin, which is not passing through the origin, ये आपके ओरिजिन से पास नहीं कर रहा है, जो ऑरेंज वाला है, ये आपके पास कोई ऑफसेट हुआ है,
ये एक्स वाई प्लेन के पैरेलल है, दिस इज नॉट अ वेक्टर सब स्पेस, ये वेक्टर स्पेस नहीं बन सकती। इसका रीजन ये इंशाल्लाह एग्जाम में या किसी असाइनमेंट में आप इसको गौर से फिर समझेंगे, मैं इसको समझाता हूं लेकिन मैं इसका रीजन बिल्कुल नहीं बताऊंगा ताकि कुछ आपका दिमाग चले। मैं क्या कहना चाह रहा हूं यहाँ पे कि जी अगर आपके पास कोई वेक्टर्स हैं यहाँ पे इसके अंदर, इस प्लेन के अंदर, ये जो कुछ वेक्टर्स हैं इन पर वो सारी की सारे A1 और M1 की कंडीशंस वैलिड हैं, लेकिन ये जो ऊपर वाली मैंने बनाई है आपके पास जो ऑफसेटेड है, इसके अंदर जो वेक्टर्स आपके पास हैं, इसके अंदर जो वेक्टर्स हैं ये वेक्टर स्पेस नहीं बनाते। इसका रीजन क्या है, इसको सोचना है, क्यों मसला है, क्यों नहीं बनाते ये चीज। ठीक है, तो बहरहाल हम आगे चलते हैं। सब स्पेस का मतलब ये होता है, सब स्पेस हमारे पास ये भी हो सकती है, ये भी हमारे पास एक सब स्पेस हो सकती है। सब स्पेस आपके पास जो स्पेस R2 है और ये सब स्पेस आपके पास ये R1 में लाया करती है, इसके अंदर जो वेक्टर्स आपके पास हैं वो आपके पास ये वाले वेक्टर्स हैं, ये वाले वेक्टर्स हैं इसके अंदर। तो ये सब कॉन्सेप्ट है, ऐसा नहीं है कि R2 R3 के अंदर हम चलें, मतलब लोअर डायमेंशन में भी हम जा सकते हैं और हाई डायमेंशन में भी हम जा सकते हैं। ठीक है, और A1 M1 का मतलब है कि उसके अंदर वेक्टर एडिशन आपके पास और स्केलर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो। ये ऑरेंज वाला जो चीज है ना मैं क्विकली बताता हूँ। देखो अगर मेरे पास दो वेक्टर्स हैं यहाँ पर, एक वेक्टर आपके पास ये A वेक्टर हो गया, ये B वेक्टर हो गया, जब इन दोनों को मैं ऐड करूंगा ना I'll get another vector which is a C vector which also lies in the same vector subspace। अगर मैं A के साथ कोई और, ये तुम्हारे पास एक वेक्टर स्पेस है, एक वेक्टर तुम्हारे पास ये हो गया और अनदर वेक्टर ये हो गया A और ये तुम्हारे पास B हो गया और ये आपके पास थोड़ा लंबा वेक्टर है, मतलब इन द नेगेटिव डायरेक्शन, ये थर्ड क्वाड्रेंट में, तो रिजल्टेंट जो आपके पास बनेगा वो कुछ इस तरह करके यहाँ पे बन जाएगा, विच ऑल्सो लाइज इन द सेम प्लेन। तो ये आपके पास एक वेक्टर स्पेस है। इसी अगर तुम A को मल्टीप्लाई करोगे किसी भी नंबर से, यू विल गेट सम स्ट्रेचिंग और सम कंप्रेशन, शायद वो स्ट्रेच हो जाएगा 10 into A, ये 0.1 into A, वो रहेगा उसी पे। तो दिस लाइन फॉर्म्स अ वेक्टर सब स्पेस इन R2। सब स्पेस का ये कॉन्सेप्ट हो गया। 4:13 हो गए। आई विल मूव स्पैनिंग सेट्स ये असर के बाद इंशाल्लाह। रिज्यूम, ठीक है। हम थोड़ा सा फिर वेट कर लेते हैं क्योंकि अभी सिर्फ 3 पार्टिसिपेंट्स हैं और पता नहीं आप लोग भी शायद हैं या नहीं है। उस पर व्हाट्सएप पे मैंने लिख दिया है कि मैंने ज्वाइन कर लिया है। रिज्यूम रिकॉर्डिंग, ठीक है। अच्छा, हम लोग यहाँ पे बात जो देख रहे थे स्पैनिंग सेट्स, मतलब इससे पहले जो हमने टॉपिक अभी डिस्कस कर लिया सब स्पेस का, और इसके बाद जो है स्पैनिंग सेट्स का। स्पैनिंग सेट्स का हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या है कि जी अगर हमारे पास कोई भी वेक्टर स्पेस है तो वो बेयर मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स जो उस वेक्टर स्पेस को कंप्लीटली डिफाइन कर सकें, वो बेयर मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स जो कि बेसिस वेक्टर्स कहलाते हैं, जो उस वेक्टर स्पेस को डिफाइन कर सकें उसको कंप्लीटली। अच्छा, मतलब क्या कि जी अगर मेरे पास यहाँ पर ये R² ये एक वेक्टर स्पेस है X एंड Y, तो मैं ये कहूँगा कि यहाँ पे हमारे पास दो वेक्टर्स अगर मैं इस स्पेस में डिफाइन कर लूँ तो वो किसी भी वेक्टर को डिफाइन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये एक वेक्टर है, इसको मैं XY में भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। मैं कह सकता हूँ इसको लेट सपोज 7x + 4y। I और J में मैं जानबूझ के नहीं लिख रहा। अच्छा, मैं कोई और वेक्टर्स भी डिफाइन कर सकता हूँ। लेट सपोज मैंने इस तरह करके डिफाइन किए और इसको मैं कहता हूँ x' और y'। तो मैं इस A वेक्टर को मैं नए में भी डिफाइन कर सकता हूँ प्लस x कॉम्प्लीमेंट, लेट्स टेक सम नंबर, मतलब ये होगा ये 2 और ये 8। तो मेरे पास ये जो वेक्टर A है ये मैंने डिफाइन किया एक R² वेक्टर स्पेस के अंदर जो 2 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, और मुझे 2 वेक्टर्स की जरूरत है उसको कंप्लीटली डिफाइन करने के लिए। ठीक है,
तो हम इसको जो है ना स्पैनिंग सेट कहते हैं कि आपके पास वो वेक्टर्स आप डिफाइन करें, वो वेक्टर जैसे यहाँ पर एक्स वाई जो ब्लू में बने हुए या ग्रीन में बने हुए, ये जो आपके पास वेक्टर्स हैं इनकी मदद से जो सारे वेक्टर्स हैं, इनफाइनाइट मेनी वेक्टर्स इन द वेक्टर स्पेस यू कैन डिफाइन। ठीक है, हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं और फिर दोबारा इस कॉन्सेप्ट को देखते हैं। फॉर सेट ऑफ वेक्टर्स एस v1 टू vr, ठीक है, कोई मैं कहता हूँ r डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है और उसके अंदर आपके पास यू हैव दिस सेट ऑफ वेक्टर्स v1 से vr, द सब स्पेस स्पैन ऑफ s। स्पैन ऑफ s आपके पास कि जी मेरे पास ये जो अगर v1 से vr थे, ये आपके पास ये वो बेसिक सेट ऑफ वेक्टर्स हैं जो कि इस वेक्टर स्पेस के अंदर सारे वेक्टर्स को डिफाइन कर सकते हैं। मतलब ये बात थोड़ी समझने में, जब भी मैंने ये पहले डायग्राम बना दिया था तो उससे समझना थोड़ा आसान होता है कि मेरे पास जो मैजेंटा ए वेक्टर है ये मैं डिफाइन कर सकता हूँ यूजिंग द ब्लू कोऑर्डिनेट्स और द ग्रीन वन। ठीक है, तो मेरे पास वेक्टर स्पेस है R2, तो मुझे दो वेक्टर्स की जरूरत है। वो दो वेक्टर्स ऐसे वेक्टर्स होंगे कि उनकी मदद से मैं इनफाइनाइट मेनी वेक्टर्स डिफाइन कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पे अगर मेरा कोई वेक्टर यहाँ पे मैं डिफाइन कहता हूँ B, मैं कोई कहता हूँ ये C, मैं कहता हूँ आपके पास D, तो ये सारे जो वेक्टर्स हैं which lie in the vector space they can be defined either with the blue or with the green। तो ये ब्लू या ग्रीन आपके पास जो है ना ये बेसिस वेक्टर्स कहलाते हैं, they are called the basis vectors। बेसिस वेक्टर्स आपके पास वो होते हैं जिनकी मदद से आप बाकी उस वेक्टर स्पेस में सारे वेक्टर्स को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपके पास एक्स वाई हो गया या फिर आपके पास एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट हो गया। हम स्पैनिंग सेट किसको कहते हैं? हम कहते हैं कि जी आपके पास अब देखो एक्स और वाई के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के साथ अगर मैं इस तरह करके लिख दूं एक्स और वाई की डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के साथ मैं कोई भी वेक्टर जो इस वेक्टर स्पेस में है, कोई भी वेक्टर जो इस वेक्टर स्पेस में है मैं डिफाइन कर सकता हूं। अल्फा या बीटा की कोई भी वैल्यू मैं ले लूं, अल्फा या बीटा की कोई भी वैल्यू मैं ले लूं तो मैं कोई भी वेक्टर डिफाइन कर सकता हूं R2 के अंदर। इसी तरह ये बात भी मेरे लिए बिल्कुल सही है कि अगर यहाँ में मैं कहता हूं अल्फा कॉम्प्लीमेंट और बीटा कॉम्प्लीमेंट, कि अगर मैं अल्फा कॉम्प्लीमेंट या बीटा कॉम्प्लीमेंट की कोई वैल्यू ले लूं तो मैं इस वेक्टर स्पेस में R² में कोई भी वेक्टर को डिफाइन कर सकता हूं। तो ये ध्यान में रखना कि ये जो आगे पास जो बेसिक सेट ऑफ वेक्टर्स हैं इसको बेसिस वेक्टर्स कहते हैं जिनसे मैं वेक्टर स्पेस को डिफाइन कर सकता हूं। ठीक है, वो यहाँ पर उसने लिखे हैं V1 से लेके VR तक। फिर उसने कहा कि आपके पास उनके डिफरेंट कॉम्बिनेशन से मैं पूरी की पूरी आपके पास जो है ना वेक्टर स्पेस डिफाइन कर सकता हूँ। ये जो लिखा हुआ है ना अल्फा 1 V1 अल्फा 2 V2, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था अल्फा एक्स बीटा वाई और अल्फा कॉम्प्लीमेंट एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई बीटा कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट, तो अल्फा बीटा की डिफरेंट वैल्यूज से मैं कोई भी वेक्टर डिफाइन कर सकता हूँ। इसी तरह यहाँ पर वो कहता है कि अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा R की किसी भी कॉम्बिनेशन से डिफरेंट कॉम्बिनेशन से मैं डिफरेंट वेक्टर्स डिफाइन कर सकता हूँ। यानी एनी वेक्टर इन द वेक्टर स्पेस, लेट सपोज वो R के अंदर लाई करता था, उसका मैं डिफाइन कर सकता हूँ यूजिंग दिस। तो ये स्पैन कहलाता है इसका। ठीक है, generated the span is generated by forming all the linear combinations of the vector from S is called the space spanned by S। तो आपके पास मेरे पास जो पूरी स्पेस को मैं स्पैन कर सकता हूँ, मैं कोई भी वेक्टर जो है ना उस वेक्टर स्पेस में डिफाइन कर सकता हूँ यूजिंग दिस, इसलिए इसको स्पैन कहते हैं। If V is a vector space such that V is equal to span of S, we say S is a spanning set of V। अब वो यहाँ पर ये कहता है ये कुछ कॉन्सेप्ट्स कि अगर मेरे पास एक वेक्टर स्पेस है, लेट्स सपोज 3 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, तो मेरे पास 3 इसके बेसिस वेक्टर्स होंगे। बेसिस वेक्टर्स के बारे में और बहुत डिटेल आगे आएगी, और मैं 3 वेक्टर्स की मदद से V1 V2 V3 मैं इस पूरी वेक्टर स्पेस को जो कि वेक्टर स्पेस R3 है उसको मैं स्पैन कर सकता हूँ। यानी अल्फा 1 V1 प्लस अल्फा 2 V2 प्लस अल्फा 3 V3, इससे मैं पूरी इस वेक्टर स्पेस को लेट्स कॉल दिस V, उसको मैं स्पैन कर सकता हूँ। तो ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। अच्छा, बात जगह ऐसा आपके पास मसला होता है कि आपके पास जो वेक्टर स्पेस डिफाइन होती है, ये आपके पास एक मैट्रिक्स है 4x7 का, 4 रोज हैं, 1 2 3 4 और 7 इसके अंदर कॉलम्स है। ये लेक्चर जब शुरू हुआ था तब मैंने समझाया था कि इसको हम रोज के लिहाज से भी देख सकते हैं वेक्टर स्पेस और कॉलम्स के लिहाज से भी वेक्टर स्पेस देख सकते हैं। ये बात आगे आएगी
यहाँ पर मुझे अगर कोई बताए कि जी मेरे पास जो है ना मुझे स्पैन बनाना है, मुझे ऐसे सेट ऑफ वेक्टर्स निकाल कर दो जो इसके बेसिस बन सकें, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे कि जो बेसिस हमेशा वही होते हैं जो लीनियर इंडिपेंडेंट होते हैं। अगर वो लीनियर इंडिपेंडेंट नहीं होगा तो वो बेसिस नहीं बन सकता। तो अब आप पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं कि इसमें से एक्सट्रैक्ट करना LI बहुत आसान है यूजिंग द रो रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म। ये मैंने किया तो इससे मैं इसके जो है ना LI निकाल सकता हूँ। जितने LI होंगे लीनियर इंडिपेंडेंट उतने ही तुम्हारे पास उसका बेसिस वेक्टर्स होंगे और वो फिर आपके पास उस वेक्टर स्पेस को स्पैन कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, ठीक है। हो सकता है कि ये तुम्हारे पास रो स्पेस के अंदर ये तुम्हारे पास R4 है, ये कॉलम स्पेस के अंदर R4 है, क्योंकि ये तुम्हारे पास एंट्रीज हैं कॉलम्स की, 4 एंट्रीज हैं, तो ये कॉलम स्पेस इसकी जो है ना ये R4 के अंदर लाया करती है। हो सकता है कि यहाँ पे लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर्स आपके पास जो रैंक आए सिस्टम का, रैंक आपके पास 2 आए, तो ये बात मुझे यहाँ पे ये पता चलती है कि भाई जो इसके लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं वो 2 होंगे और इसका जो बेसिस वेक्टर्स होंगे वो भी 2 होंगे और इसको जो स्पैन करेगा वो 2 वेक्टर्स पूरी की पूरी वेक्टर स्पेस को स्पैन कर लेंगे। दिस इज अ बिट डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट, लेकिन इसको वीडियो को दोबारा सुन लेना ताकि ये बात तुम्हें क्लियर हो। अगर अभी भी कोई इसके अंदर चीज वैसे अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो तुम मुझसे पूछ लो कि स्पैन का मतलब क्या होता है। स्पैन इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अगर तुम लोगों को बिल्कुल ये बात क्लियर नहीं हुई है, वो लोग जो शुरू से जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है जो बैठे हुए हैं, आप में से अभी बैठे हुए कितने हैं? अगर आप हाथ रेस करके मुझे बता दे ताकि मुझे कुछ आइडिया हो कि आप में से कितने बैठे हुए हैं अभी। बिलाल है, ठीक है, अक्सा, सर मैं भी हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, ठीक है, अक्सर ही हैं। ये ताहिर और सन्नान होंगे, खैर है, क्योंकि सन्नान तो शुरू से ही था यहाँ पे। यस सर, मैं भी। कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं है। तो एक मुझे अटेंडेंस भी असल में देखनी होती है। पता नहीं क्लास में मतलब उससे पहले जो है ना, अभी ब्रेक से पहले मेरे हिसाब से 1-2 और लोग भी थे। बहरहाल स्पैन का ये मतलब होता है, और स्पैन आपको अगर करना है वेक्टर स्पेस को तो आपको जो है ना वो बेसिस वेक्टर्स चाहिए होते हैं। बेसिस वेक्टर्स वो हमेशा लीनियर इंडिपेंडेंट होते हैं, जैसे यहाँ पे तुम्हारे पास ये ग्रीन और ब्लू थे। आगे चलते हैं, बेसिस एंड रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, ये जो अब ये जो बुक यहाँ से मैं फॉलो कर रहा हूँ, यहाँ पे ये चेन के है, मतलब जो चीज यहाँ से कुछ बेहतर है तो वहां से मैं उठा के उसको इसलिए जरूर मतलब इंक्लूड कर लेता हूँ। A set of linearly independent vectors in Rn is called a basis। अब वो 2 बातें जो मैंने अभी समझाई थी यहाँ पे, क्योंकि इसने बेसिस की बात यहाँ पे नहीं है तो स्पैनिंग की बताई थी। स्पैनिंग के अंदर जो वेक्टर्स होते हैं ना, स्पैनिंग सेट के अंदर जो वेक्टर्स होते हैं वो हमेशा LI होंगे, वो हमेशा LI होंगे, लीनियर इंडिपेंडेंट होंगे, और हमेशा वो बेसिस कहलाते हैं, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट बात, इसका मतलब है कि R2 के अंदर जो बेसिस है वो यूनिक नहीं है। R2 का जो बेसिस है वो XY भी हो सकता है, वो X कॉम्प्लीमेंट Y कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है, वो कुछ और भी हो सकता है। मेरे हिसाब से अगर मैं यूं करके बनाना चाहूं X Y, ये भी इसका बेसिस हो सकता है। तो मेरा जो वेक्टर A मैजेंटा में है, B है, C है, D है, वो रिजॉल्व हो सकते हैं X डबल कॉम्प्लीमेंट Y डबल कॉम्प्लीमेंट पे भी। जिसका मतलब है कि आपके पास जो बेसिस वेक्टर्स होते हैं वो भी इनफाइनाइट होते हैं और होना उनका लीनियर इंडिपेंडेंट लाजमी है, लीनियर इंडिपेंडेंट होना उनका लाजमी है। अच्छा, यहाँ पर उसकी एक और एडिशनल मतलब ये है कि प्रॉपर्टी इस कॉन्सेप्ट में यहाँ पर आएगी। यहाँ पर a set of linear independent vectors in Rn is called a basis if every vector in Rn can be expressed as a unique linear combination of the set। तो आपके पास ये है कि वो सेट ऑफ वेक्टर्स बेसिस कहला सकते हैं जो आपस में LI हो। इन Rn मैं एक बहुत बेसिक सी एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ। देखो ये तुम्हारे पास R2 स्पेस है ना, मैं कहता हूँ कि जी ये तुम्हारे पास 1, 2 और 7, 9 अपनी मर्जी से मैंने डिफाइन किया। मैं ये क्लेम करता हूँ यहाँ पे कि ये अगर मैं डिफाइन करूँ ना, ये आपके पास बेसिस वेक्टर्स बन सकते हैं और ये आपके पास ये स्पैन करेंगे स्पेस को, क्योंकि वाई, बिकॉज दे आर लीनियर इंडिपेंडेंट। ये खुद तुम लोग चेक करना कि LI है या नहीं है। लेकिन अगर मैं, दिस इज एग्जांपल 1, लेकिन अगर मैं एक और सेट ऑफ वेक्टर्स लेता हूं 1, 2 और 2, 4, ये आपस में, क्योंकि सेकंड कॉलम इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द फर्स्ट कॉलम, तो जब मैं इसका
रो रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म बनाऊंगा, इसका रैंक 2 नहीं आएगा। यहाँ पे इसका रैंक 2 है, इसलिए यहाँ पे 2 एलआई वेक्टर्स होंगे, R2 की स्पेस को स्पैन करेंगे। यहाँ पे मसला ये एग्जांपल नंबर 2 के अंदर इसका रैंक जो आपके पास मैट्रिक्स का है वो 1 है। जो करके देखना तुम लोग, क्योंकि सेकंड कॉलम इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द फर्स्ट कॉलम। तो यहाँ पे तुम्हारे पास जो लीनियर इंडिपेंडेंट अगर वेक्टर्स हैं वो सिर्फ एक है, और जब एक है तो आपके पास ये स्पैनिंग सेट नहीं बन सकते। दे कैन नॉट फॉर्म दे आर नॉट द बेसिस वेक्टर्स। ये तुम्हारे पास ये बेसिस वेक्टर्स नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपके पास लीनियर इंडिपेंडेंट नहीं है आपस में एक दूसरे से, और ये वेक्टर स्पेस को स्पैन नहीं कर सकते। मैं यहाँ पे रुक जाता हूँ, तुम लोग ये बात गौर से दोनों को देखो, नहीं समझ में आपसे पूछो, फिर मैं आगे दोबारा स्लाइड पे जाता हूँ। या अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी समझ में नहीं आया? सर आगे है समझ में। बस तुबा, मुझे लगता है एक तुम्हें समझ में आता है और एक दो और आदमियों को। आगे चलते हैं। अक्सा सर, अक्सा भाई तुम दोनों की आवाज बिल्कुल एक जैसी है। ठीक है चलो। अच्छा यहाँ पे क्या चला आगे? यहाँ पे अच्छा ठीक है। इन आर एन एनी सेट ऑफ एन लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। देखो वो क्योंकि जनरलाइज बात करता है तो इसलिए वो लिखता है इन आर एन एनी सेट ऑफ एन लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स कैन बी यूज्ड एज द बेसिस। एनी सेट। लेकिन मसला ये होता है कि अगर सेट आपने गलत तरीके से चूज किया ना, जैसे यहाँ मैंने गलत तरीके से चूज किया, यहाँ पे मैंने गलत तरीके से चूज किया नंबर 2 वाला, तो ये नहीं बन सकते। तो ये जुमला इसका इस तरह वैलिड नहीं है। ये उस वक्त आपके पास कर सकते हैं जब वो लीनियर इंडिपेंडेंट हो। इन आर एन एनी सेट ऑफ एन लीनियरली इंडिपेंडेंट, हाँ इसने लिखा हुआ है इसने, वेक्टर्स कैन बी यूज्ड एज बेसिस। लेट Q1, ये तुम्हारे पास सारे वेक्टर्स हैं, ये ध्यान में रखना, ये तुम्हारे पास पूरे के पूरे कॉलम वेक्टर्स हैं। ये Q1 Q2 इस तरह करके हर एक के अंदर तुम्हारे पास एंट्रीज हैं। ठीक है, तो कितनी एंट्रीज हैं तुम्हारे पास? Q1 के अंदर तुम्हारे पास n एंट्रीज हैं, 1 2 से लेके n तक। Q2 के अंदर तुम्हारे पास n एंट्रीज हैं, 1 से लेके, ये इंडेक्सिंग करो, इंडेक्सिंग नंबर्स नहीं लिख रहा है, तो हर एक के अंदर तुम्हारे पास n एंट्रीज है, तो n बाय n मैट्रिक्स बना ये। तो तुम्हारे पास n वेक्टर्स हैं, दे आर ऑल लीनियर इंडिपेंडेंट एंड दे फॉर्म द बेसिस। बेसिस का मतलब क्या है कि आपके पास कोई भी वेक्टर इन पर रिजॉल्व हो सकता है। और स्पैनिंग सेट आपके पास क्या बनेगा? दिस फॉर्म द स्पैन, दिस अल्फा 1 Q1 प्लस अल्फा 2 Q2 के अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n की आप डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ले लें, यू कैन जनरेट एनी वेक्टर इन द वेक्टर स्पेस Rn। डिफाइन द स्क्वायर मैट्रिक्स n क्रॉस n। तो आपके पास ये पहला बेसिस वेक्टर हो गया, ये दूसरा बेसिस वेक्टर हो गया, ये उसका nth बेसिस वेक्टर हो गया। तो वो कहता है कि ये तुम्हारे पास उसका बेसिस वेक्टर्स आपके पास बने। ये सारे के सारे आपस में लीनियर इंडिपेंडेंट होना लाजमी है। स्क्वायर मैट्रिक्स को मुझे चेक करना है, LI है, क्या मेथड है? कल मैंने बताया था क्लास में। सर डिटर्मिनेंट लेंगे, अगर 0 आ गया तो वो LI होगा, वरना तो फिर LD होगा। आपके पास 0 आ गया तो वो लीनियर डिपेंडेंट है, और अगर नॉन 0 आ गया तो आपके पास जी जी सर। आगे चलते हैं। हमारे पास यहाँ पर अब ये उसने नोटेशन और कुछ भी नहीं कि यहाँ पे जब मैंने इसको लिखा हुआ है, इस नोटेशन को देखो, ये मैंने सब बात कल के लेक्चर में जो पहला बिल्कुल स्लाइड थी वो यही सारी बातें थी। ये वेक्टर x है, देखो बोल्ड में लिखा हुआ है, ये इसको आप लिख सकते हैं क्योंकि ये पूरा का पूरा आपके पास ये Q इनटू अल्फा 1 अल्फा 2 से लेके अल्फा n तक। Q आपके पास क्या है? Q आपके पास ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखो, ये तुम लोगों ने, मुझे नहीं अंदाजा कि देखा हो कि ना देखा हो, कि यहाँ पर इसने लिखा किस तरह इसको, अल्फा 1 इनटू Q1, ये Q1 है आपके पास, तो Q1 की आपके पास ये दिस इज, मैं Q1 यहाँ लिख देता हूँ, ये फर्स्ट एंट्री से लेके उसकी nth एंट्री तक हो गई, प्लस अल्फा 2 फर्स्ट एंट्री से लेके उसकी nth एंट्री हो गई Q2 की, और इसी तरह करके आपके पास अल्फा n, और आपके पास फर्स्ट एंट्री से लेके हो गई उसकी nth एंट्री तक Qn। इसको उसने मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखा? देखो, आई एम रॉन्ग, एक चीज, ये दिस इज नॉट Q, दिस इज X। ये आपके पास हो गया X इज इक्वल टू, उसने किस तरह लिखा? उसने ये सारे कॉलम्स कंबाइन कर दिए, इट फॉर्म्स अ बिग मैट्रिक्स Q, और उसने यहाँ पे उसने लिखा अल्फा 1 अल्फा 2 से लेके अल्फा n तक। उसने इस चीज को कंप्रेस किया और उसने इस फॉर्म में लिख दिया। बात समझ में आई? अगर मैं इसको R2 स्पेस के अंदर आपको समझाने की कोशिश करूं, तो R2 स्पेस के अंदर ये चीज कि ये मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, एक ये वेक्टर हो गया x और एक हो गया y। तो अगर मैं इसको लिखूं,
ये आपके पास हो गया 1 0 प्लस 0 1, ये आपके पास हो गया Q1, ये हो गया Q2, और ये आपके पास हो गया अल्फा 1 की कोई भी वैल्यू और ये अल्फा 2 की कोई भी वैल्यू. दिस डिफाइंस एनी वेक्टर x इन दिस स्पेस R2. वो ये मतलब है यहाँ पे. उसने कहा लेट मी कंप्रेस दिस एंड राइट दिस इन दिस फॉर्म 1 0 0 1 और अल्फा 1 अल्फा 2. उसने ये फॉर्म लिखी, इसको उसने क्यू बोला और इसको उसने अल्फा बोला, विच इज ऑन द नेक्स्ट स्लाइड इज दिस वन. तो ये अल्फा 1 से लेके अल्फा ने आपके पास जो है ना कोफिशिएंट्स हैं और क्यू आपके पास बेसिस वेक्टर्स हैं. आई होप कुछ ना कुछ क्लियर हो रहा होगा. वी कॉल दिस अल्फा 1 अल्फा n द रिप्रेजेंटेशन. ये जो आपके पास ये लगा हुआ, इसका क्या मतलब है? ये जो आपके पास टिल्डा है, स्लैश है, ये ना नॉट द टिल्डा, ये आपके पास जो ये बेसिकली ट्रांसपोज का साइन है, और आप में से जो मैट्रिक्स यूज करते हैं उनको अंदाजा है कि ये ट्रांसपोज का साइन है. ठीक है, जो ट्रांसपोज किया हुआ है, क्योंकि आपके पास ये कॉलम फॉर्म के अंदर है, यहाँ पे उसको उसने फ्लैट फॉर्म में लिख दिया है, रो फॉर्म में, और ट्रांसपोज का साइन है, कुछ भी नहीं. तो विद दिस जो अल्फा 1 x बार आपके पास द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेक्टर x विद रिस्पेक्ट टू द बेसिस q1 से qn तक. ये भी कॉन्सेप्ट अभी मैं और समझाता हूँ इसको कि ये क्या मतलब बना. यहाँ पे ये मेरे पास ये कोफिशिएंट्स हैं, जिन कोफिशिएंट्स से मेरे पास वेक्टर x डिफाइन हो सकता है इन द वेक्टर इन द बेसिस वेक्टर्स q, इन द बेसिस वेक्टर्स q. ये वो कोफिशिएंट्स हैं अल्फा 1. अगर मेरा बेसिस वेक्टर चेंज हो जाएगा ना तो ये कोफिशिएंट्स भी मेरे पास चेंज हो जाएंगे. ये अभी यहाँ पे एग्जांपल आती है तो उससे मैं बात समझाता हूँ कि अगर मेरे पास बेसिस वेक्टर्स चेंज हो जाते हैं तो मेरा कोफिशिएंट चेंज हो जाएंगे. मतलब अगर मैं यहाँ पे लेट सपोज मैं लिख देता हूँ, फिर जब मैं एक्सप्लेन करूंगा तो आप समझ जाना कि सेम वेक्टर है, डिफरेंट बेसिस वेक्टर है. लेट मी कॉल दिस Q1, कोई और बेसिस वेक्टर है, तो मेरे पास ये x बार नहीं बचेगा, ये x बार 1 मैं इसको कहूंगा. ये सारी अल्फा की वैल्यूज चेंज हो चुकी होंगी क्योंकि मेरा बेसिस वेक्टर चेंज हो गया. ठीक है, एक मिनट. वो ये जो एग्जांपल आ रही है ना, वो ये एग्जांपल बहुत डिटेल में इस बात को समझाती है जो अभी मैंने बात कही है. अच्छा, एक यहाँ पे उसने एकदम जो है ना ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर दिया ऑर्थोनॉर्मल का. ये चीज आगे वाली स्लाइड्स में मौजूद है बहुत डिटेल में. ऑर्थोगोनल वेक्टर्स और ऑर्थोनॉर्मल क्या होते हैं, इसने यहाँ पे एकदम ये यहाँ पर मैं बहुत डिटेल में इसको समझाऊंगा कि ऑर्थोगोनल और ऑर्थोनॉर्मल आपके पास जो है ना इनमें क्या डिफरेंस होता है. और हमने अभी तक इस तरह की चीज बिल्कुल नहीं देखी है. इसने डायरेक्ट यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया चैन ने. बहुत सारी बुक्स का ये मतलब बहुत सारा वो होता है, उनका अपना नोटेशन होता है कि वो बहुत सारी चीज अज्यूम कर रहे होते हैं. हमने अभी सिर्फ यहाँ जो बात पढ़ी है वो ये पढ़ी है कि जो हमारे बेसिस वेक्टर्स हैं वो लीनियर इंडिपेंडेंट होते हैं और वो एक वेक्टर स्पेस को स्पैन करते हैं, और अगर कोई भी वेक्टर होता है वो उस वेक्टर स्पेस के अंदर हम डिफाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द बेसिस वेक्टर्स. वो बेसिस वेक्टर्स अगर आपस के अंदर ऑर्थोगोनल है, 90 डिग्रीज अगर आपके पास वो बनाते हैं तो वो ऑर्थोगोनल सेट ऑफ वेक्टर्स बनाते हैं. ठीक है, और अगर जैसे आपके पास यहाँ पर मैंने जो एग्जांपल दी, ये ब्लू वाला जो है ना बेसिस वेक्टर्स, ब्लू वाले बेसिस वेक्टर्स ऑर्थोगोनल है, लेकिन जो आपके पास जो ग्रीन वाले हैं दे आर नॉट ऑर्थोगोनल. यहाँ पे तुम्हारे पास ये 90 डिग्री एंगल है, ये ऑर्थोगोनल है ब्लू वाला जो बेसिस वेक्टर्स है, लेकिन जो ग्रीन वाला तुम्हारे पास है दैट इज नॉट ऑर्थोगोनल. इसी तरह तुम्हारा जो ऑरेंज वाला है दैट इज नॉट ऑर्थोगोनल. तो ये तुम्हारे पास तीन बेसिस वेक्टर्स मैंने यहाँ डिफाइन किए. एक ऑर्थोगोनल है ब्लू वाला, लेकिन ग्रीन और ऑरेंज आर नॉट ऑर्थोगोनल, उनके दरमियान का एंगल 90 डिग्रीज नहीं है. तो ये ऑर्थोगोनल का कॉन्सेप्ट है. हमारी कोशिश ये होती है कि हमारे पास जो बेसिस वेक्टर्स हो वो ऑर्थोगोनल हो, क्योंकि डिकम्पोजिशन में आसानी होती है, वेक्टर डिकम्पोजिशन में आसानी होती है. अच्छा, ऑर्थोनॉर्मल का मतलब ये होता है कि आपके पास ऑर्थोगोनल भी हो और आपके पास उनका नॉर्म जो है वेक्टर नॉर्म, जो कि अभी आगे आएगा, वेक्टर नॉर्म भी उनका 1 हो तो वो नॉर्मलाइज्ड कहलाते हैं. तो वो नॉर्मलाइज्ड भी हो और ऑर्थोगोनल भी हो तो वो ऑर्थोनॉर्मल कहलाते हैं. तो ये तुम्हारे पास जो सेट्स हैं ये ऑर्थोनॉर्मल है. ये ऑर्थोनॉर्मल हम प्रूफ कैसे कर सकते हैं ये आगे हम देखेंगे, लेकिन ये ऑर्थोनॉर्मल है. और इसकी बेसिक बात ये है कि अगर मैं दोनों यहाँ पे बना दूं, ये R² और R3, इसके अंदर अगर गौर से देखो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, इसके बेसिस वेक्टर्स मैं लिख सकता हूँ 1 0 0 1, और इसके मतलब ये आपके पास x हो गया और ये आपके पास y हो गया, ये आपके पास x और ये आपके पास y.
और यहाँ पे अगर मैं लिखना शुरू करूं x y and z, तो आपके पास क्या हो गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आपके पास हो गया x, ये आपके पास y और ये आपके पास z। अगर गौर से कंपेयर करो, ये एक ही बात लिखी हुई है, ये जो बात यहाँ पे लिखी हुई है वो यही बात जो मैंने एक्सप्लेन की और कुछ नहीं है। ये n डायमेंशन के लिए है बेसिस वेक्टर्स, और मैंने वहां पे 2 और 3 डायमेंशन का एक्सप्लेन किया आपको। आई होप ये बात क्लियर होगी। आगे चलते हैं, ठीक है। जब तक मतलब क्या बोलते हैं आप लोग सही तरह एब्जॉर्ब कर रहे हैं मुझे बताते रहेगा, और जब इनफ हो जाए मुझे बता देना, फिर मैं रोक दूंगा, कोई ऐसा मसला नहीं है। यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू दिस बेसिस वी हैव, अच्छा जो आपके पास ये वाला जो बेसिस है, कौन सा बेसिस, ये वाला ऑर्थो नॉर्मल बेसिस, तो इसको अगर आपको अंदाजा हो, हम अंडर ग्रेड के अंदर इसको हम अपने बहुत बेसिक नॉलेज में इसको हम आईजे कहते थे। ये आईजे आपके पास कौन से वेक्टर्स होते हैं, इसके खास नाम है सर यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर। आमीन, ये यूनिट वेक्टर्स हैं, ये यूनिट वेक्टर्स हैं। जब ही तो उसी वजह से तो आपके पास जो मैंने यहाँ पे सब लिखा, ये आपके पास ये 1 आता है, ये जो 1 आता है यूनिट वेक्टर्स की वजह से आता है। अगर यूनिट वेक्टर्स ना हो तो ये 1 ना आए, ये कुछ और नंबर है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो आपके पास है उसने यहाँ पे उसका लिख दिया कि जी उसको मैं कहता हूँ I1 I2, ये सारे यूनिट वेक्टर्स हैं अलोंग दैट डायरेक्शन। अगर Rn वेक्टर स्पेस है n डायमेंशनल, तो I1 से लेके In आपके पास यूनिट वेक्टर्स इन दैट डायरेक्शन, ठीक है। उसका आपके पास पूरा का पूरा ये आपके पास मैट्रिक्स बन गया, दैट इज लीनियर इंडिपेंडेंट, और ये आपके पास बेसिस वेक्टर्स बनता है। और यहाँ पे उसकी 2 एडिशनल प्रॉपर्टीज है कि वो ऑर्थोगोनल भी हैं और वो नॉर्मलाइज भी हैं, तो आपका ये ऑर्थो नॉर्मल बेसिस वेक्टर्स बनता है, ठीक है। मैं यहाँ पे कुछ क्विकली समराइज करता हूँ कुछ बातें, ताकि क्योंकि इस तरह करके लिखी हुई तो नहीं होती किताब में। बेसिस वेक्टर्स वो वेक्टर्स होते हैं जो वेक्टर स्पेस को स्पैन करते हैं। बेसिस वेक्टर्स आपके पास, जैसे अगर 2 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है तो 2 बेसिस वेक्टर्स होंगे। बेसिस वेक्टर्स कैन बी और कैन नॉट बी ऑर्थोगोनल। पहली बात डिपेंड करता है, बाज़ावा होते हैं बाज़ावा नहीं होते हैं। जैसे मैंने आपको समझाया यहाँ पर एक्स वाई कि ये अगर ऑर्थोगोनल है, लेकिन अगर मैं बेसिस वेक्टर्स ये डिफाइन करूं, मेरी मर्जी किसी वजह से मैं ये डिफाइन करता हूं, तो एक्स वाई आपके पास नॉट ऑर्थोगोनल, एक्स वाई ऑर्थोगोनल है, ठीक है। दूसरी बात, अगर वो ऑर्थोगोनल होंगे तो हमारा बहुत फायदा होता है, बहुत ज्यादा एडवांटेज होता है, इसलिए हमारी कोशिश होती है कि बेसिस वेक्टर्स ऑर्थोगोनल हो। हम प्रेफर करते हैं कि हमारे पास ये वाला एक्स वाई हो, हम ज्यादा प्रेफर करते हैं बनिस्बत इसके एक्स कॉम्प्लीमेंट बाय कॉम्प्लीमेंट के, क्योंकि वेक्टर डिकम्पोजिशन में बहुत आसानी होती है। इसके और बहुत सारी यूसेज हैं, बहुत एडवांटेजेस हैं। तीसरी बात, किसी तरह अगर हमने उसको नॉर्मलाइज भी कर दिया, नॉर्मलाइज का मतलब है मैंने इसको, इसका वेक्टर नॉर्म इज 1, आई जे डिफाइन कर दिया मैंने, और मुझे पता है कि आई और जे का नॉर्म आपके पास 1 है, तो ये आपके पास कहलाते हैं ऑर्थो नॉर्मल। इफ यहाँ मैं बहुत बेसिक बात लिखता हूं, मैं नई इनर प्रोडक्ट की बात अभी करता, इनर प्रोडक्ट मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। इफ द एंगल बिटवीन all the basis vectors is 90 डिग्री, हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, आगे आएगा। then the basis vectors are said to be orthogonal or orthogonal, और ये उसकी थर्ड एडिशनल प्रॉपर्टी है जो आपके पास अगर वो नॉर्मलाइज भी हो जाए, देन इट इज ऑर्थो नॉर्मल। तो ये तुम्हारे पास ऑर्थो नॉर्मल आपके पास बेसिस यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। यहां तक अब एग्जाम्पल 3.1 को पहले तुम लोग पढ़ो, फिर मैं तुम लोगों को पूरा डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करता हूँ। ये सारे कॉन्सेप्ट इस एग्जाम्पल 3.1 के अंदर आते हैं। यहां पर उसने जो बात की है, दिस डायग्राम इज फ्रॉम चेन, इसमें बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं।
मैं आहिस्ता आहिस्ता इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि जी आपके पास 2 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, ठीक है। तो पहली बात यहाँ पर ये है कि इसके जो बेसिस वेक्टर्स होंगे वो कितने होंगे? 2 होंगे। बेसिस वेक्टर्स यहाँ पे इसके 2 होंगे। 2 ऐसे वेक्टर्स मैं इस वेक्टर स्पेस में ले सकता हूँ जो स्पैन करेंगे पूरी वेक्टर स्पेस को। सेट ऑफ 2 वेक्टर्स कैन बी टेकन which spans the whole vector space। वो कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। वो दोनों जो आपके पास होंगे बेसिस वेक्टर्स, they must be linear independent, वो लीनियर डिपेंडेंट नहीं हो सकते, ठीक है। अच्छा, यहां पर उसने कहा कि मेरे पास कंसीडर द वेक्टर x 1 3 और जो कॉम्प्लीमेंट का मतलब ट्रांसपोज 1, 3। तो यहां पे मैं इस डायग्राम में देखता हूं कि जी आपके पास उसने इसको लिखा 1 2 3, this is 1, this is 2 and this is 3, -1 -2 and -3 and -1 -2 and -3। 1, 3 आपके पास एक वेक्टर है जिसको मैं रेड से बना देता हूं। तो आपके पास वो वेक्टर है ये वाला, दिस इज 1 एंड दिस इज 3। तो दिस इज अ वेक्टर x जो आपके पास, मैं इसको लिख सकता हूं, मैं यहीं पे इसको लिख देता हूं, x इज अ वेक्टर इन द वेक्टर स्पेस R2 और वो 1 3 उसके आपके पास कोऑर्डिनेट्स है। अच्छा, ये 1 3 मैंने किस लिहाज से डिफाइन की है? मैंने 1 3 डिफाइन की है इस लिहाज से कि मेरे पास यहां पर मैं डिफाइन करता हूं इसको एक बेसिस वेक्टर और दूसरा ये बेसिस वेक्टर, ये 2 बेसिस वेक्टर मैं डिफाइन करता हूं, ठीक है। और इसके रेफरेंस से मैंने कहा ये आपके पास अगर छोटा सा नजर आ रहा हो, यहां पर ग्रीन में मैं कर देता हूं इसको, ये I1 आपके पास है, I1 और ये I2 आपके पास। इसके लिहाज से मेरे पास जो है ना ये इस x की रिप्रेजेंटेशन 1 3 है, ठीक है। पहले तो ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है जो मेरे हिसाब से सबने जो है ना वो इंटर के अंदर जो है ना अपने कॉलेज लेवल में पढ़ा होगा। अच्छा, द 2 वेक्टर्स q1 3,1 एंड q2 2,2। अब इसमें 2 वेक्टर्स आर क्लियरली लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड कैन बी यूज्ड एज अ बेसिस। तो पहली बात तो ये कि मैं ये देखूं कि ये 2 वेक्टर्स उसने कहा q1 और q2, मैं इसको लिखता हूं यहाँ पे 3,1 और 2,2। क्या वाकई में ये लीनियर इंडिपेंडेंट है या नहीं है? बहुत सिंपल काम है। मैं क्या करूं, मैं इसको कहता हूं Q, और Q का अगर मैं डिटर्मिनेंट लेता हूं तो मेरे पास होता है 3 into 2 minus 2 into 1 which is 6 minus 2 which is 4। इसका मतलब ये है कि Q1 and Q2 are Li since Q is not equal to 0, therefore तो 2 वेक्टर्स मैंने लिए R2 के अंदर, दोनों लीनियर इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब है वो दोनों बेसिस बन सकते हैं। तो यहाँ पे उसने ये बात की कि दे आर लीनियर इंडिपेंडेंट एंड कैन बी यूज्ड एज अ बेसिस। तो लीनियर इंडिपेंडेंट तो मैंने प्रूव कर दिया और ये बेसिस आपके पास बन सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो मेरा वेक्टर x है ये मैं Q1 Q2 में भी रिजॉल्व कर सकता हूं। तो मैं कहता हूं Q1 Q2 एक नया बेसिस है मेरे पास। Q1 मेरे पास हो गया ये और ये हो गया मेरे पास Q2। Q1 और Q2 नया बेसिस है। मैजेंटा एक बेसिस है, ग्रीन वाला एक बेसिस है, ग्रीन वाला, और ऑरेंज वाला एक और बेसिस है। ग्रीन वाला ऑर्थोनॉर्मल है क्योंकि ऑर्थोगोनल भी है, नॉर्मलाइज्ड भी है। लेकिन Q1 Q2 आपके पास उसके दरमियान का एंगल 90 नहीं है, वो ऑर्थोगोनल भी नहीं है और नॉर्मलाइज्ड भी नहीं है ये। तो ये बेसिस है लेकिन ऑर्थोनॉर्मल नहीं है ना ऑर्थोगोनल है। मैं रेड वेक्टर को जिस तरह ग्रीन में रिजॉल्व कर सकता हूं इसी तरह मैं रेड वेक्टर को ऑरेंज में भी रिजॉल्व कर सकता हूं। जिस तरह मैं रेड वेक्टर को ग्रीन में, ग्रीन तुम्हारे पास बेसिस वेक्टर में रिजॉल्व कर सकता हूं, इसी तरह मैं रेड वाले को ऑरेंज बेसिस में भी रिजॉल्व कर सकता हूं। वो कैसे रिजॉल्व कर सकता हूं वो देखो यहाँ पे वो क्या कहता है, if we draw from x 2 lines in parallel with q1 and q2 they intersect at minus q1 and minus and 2 q2 as shown। अब गौर से देखो यहाँ पे ये डायग्राम, थोड़ा सा मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता इसको और बिल्डअप करता हूँ। इस पे मैं एक और कलर, लेट सपोज आई टेक दिस ब्लू कलर, लाइट ब्लू, और मैं कहता हूँ कि जी अब ये मुझे रिजॉल्व करो। जब मैं x को रिजॉल्व करता हूँ ना तो मैं q2 के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, q2 के पैरेलल एक लाइन मैंने ड्रॉ की और मैंने q1 के पैरेलल एक लाइन ये ड्रॉ की। तो जो आपके पास q2 के पैरेलल मैंने लाइन ड्रॉ की, इसको गौर से देखो ये इंटरसेक्ट कहाँ पे करती है, ये इंटरसेक्ट यहाँ पे करती है। ये आपके पास दिस इज बेसिकली दिस पॉइंट इज माइनस q1
बहुत गौर से तुम देखो, जितना ऑरेंज राइट पे आगे तुम्हारे पास उतना ही ये लेफ्ट पे पीछे है। तो मैं ये कह सकता हूं कि x आपके पास यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है -q1 पर, और दूसरा उसने इंटरसेक्ट किया इस पॉइंट पर, दैट इज 2q2। ये डबल है, तुम ये गौर से देखो, ये देखो डबल है, ये 2q2 बन गया। तो मेरे पास x के जो कोऑर्डिनेट्स हैं इन द रेफरेंस फ्रेम इन द बेसिस वेक्टर्स q1 q2, मेरे पास x कैन बी रिजॉल्व्ड एज -q1 एंड 2q2। ठीक है, तो मेरे पास जिस तरह मैं लिख सकता हूं, देखो गौर से समझना, और नहीं समझ में मुझसे पूछ लेना। x को तुम लिख सकते हो 1i1 प्लस 3i2 इन द बेसिस वेक्टर्स i1 एंड i2। इसी तरह तुम x को लिख सकते हो -1q1 प्लस 2q2 इन द बेसिस वेक्टर्स q1 q2। ये आपके पास जो बेसिस वेक्टर्स हैं ये ऑर्थो नॉर्मल है, ये कुछ भी नहीं है, ये ऑर्थोगोनल भी नहीं है, नॉर्मलाइज भी नहीं, कुछ नहीं है, लेकिन बेसिस वेक्टर्स हैं, दोनों बेसिस वेक्टर्स हैं। तो एक ही वेक्टर रेड वेक्टर है, तो उसको मैंने दो अलग बेसिस वेक्टर्स में लिख दिया। ये ध्यान में रखना, जिस तरह ग्रीन वाले स्पैन करते हैं पूरे पूरे वेक्टर स्पेस को, इसी तरह ऑरेंज वाले भी स्पैन करते हैं पूरी वेक्टर स्पेस को। ठीक है, तो ये बात यहां पर they intersect at this, thus the representation of x with respect to q1 q2 is -1 2, जो मैं तुम्हें बता दी कि तुम्हारे पास ये -1 और 2 होगी with in the basis q1 q2। this can also be verified from, ये क्या इसने मैथ्स लिखी है, उसने ये लिखा, कहने लगे कि आपके पास अभी गौर से देखना, what is q1, how can I write q1 and this is x। x मुझे पता है ये 1 और 3 है इन ग्रीन। मेरे पास व्हाट इज q1, 3 कॉमा व्हाट 3 1 और व्हाट इज q2 2 2 2 2। और इस बेसिस वेक्टर्स में, इस बेसिस वेक्टर्स q1 q2 में मेरे पास जो वैल्यू थी वो -1 2 थी कि नहीं थी? थी। वो यहां से आया मेरे पास। जब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं I will get the same vector, 3 into -1 -3 और 2 into 2 4, 3 into minus, ये आपके पास हो गया, और 1 into -1 plus 4, I get 1 and 3, I get the same answer। तो रेड वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन इन टू डिफरेंट बेसिस वेक्टर्स। ठीक है, ये हमारे रोबोटिक्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जो ट्रांसफॉर्मेशंस होती है, फ्रेम ट्रांसफॉर्मेशंस, रोटेशंस हैं, ट्रांसलेशंस हैं और बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, वो सब यहाँ से उनकी बेस है। इसके अलावा इसकी बहुत ज़्यादा इंप्लीमेंटेशन है कि जब हम पूरा का पूरा जो है ना कोऑर्डिनेट सिस्टम ट्रांसफॉर्म करते हैं फॉर सर्टेन रीजंस, कि एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास ज़्यादा अच्छी रिप्रेजेंटेशन है बनिस्बत दूसरे के, तो हम प्रेफर करते हैं उस कोऑर्डिनेट सिस्टम को जिसमें हमारी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा डेवलप हो जाती है। अच्छा, टू फाइंड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्स, अब ये मैं बस आखिरी बात करता हूँ बस फिर। टू फाइंड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू अनदर बेसिस, द थर्ड बेसिस, पहला बेसिस था आई जे, दूसरा बेसिस था q1 q2 वो कहता है यहाँ पे मैं एक और बेसिस q2 i2। सबसे पहली बात वेरीफाई करना कि क्या q2 i2 वाकई में बेसिस बन भी सकता है या नहीं बन सकता। तो मैं कहता हूं यहाँ पे इसको मैं another q, और वो कहता है किसको लो, q2 i2 को। क्या q2 और i2 बन भी सकता है या नहीं बन सकता, आई नीड टू वेरीफाई। q2 आपके पास है 2 2 और i2 आपके पास है 0 1। जब मैं इसका मॉड लेता हूं, दैट इज 2 - 0 which is 2 which is नॉन जीरो, इसका मतलब है कि ये li हैं, दोनों li हैं। इसका मतलब ये भी बेसिस बन सकते हैं, तो ये भी बेसिस बन सकते हैं आपके पास q2 और आपके पास i2। तो यहाँ पे गौर से मैं देखूं, अभी डायग्राम असल में इसमें इतने कलर्स आ गए, ये q2 आपके पास हो गया, मैं इसको येलो से कर देता हूं, एंड i2। वो कहता है ये भी एक बेसिस बन सकता है, मैं अपने
जो वेक्टर्स हैं, रेड वाला वेक्टर या एनी वेक्टर इन माय वेक्टर स्पेस कैन बी रिजॉल्व ऑन दिस येलो एज वेल। जिस तरह रेड आपके पास ग्रीन पे रिजॉल्व हो सकता है, ग्रीन इज अ बेसिस, रेड आपके पास ऑरेंज पे रिजॉल्व हो सकता है, ऑरेंज इज अ बेसिस, रेड आपके पास येलो पे भी रिजॉल्व हो सकता है, येलो इज आल्सो अ बेसिस। तो ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पे आपके पास लीनियर इंडिपेंडेंट का, कि जो भी लीनियर इंडिपेंडेंट आपके पास होते हैं वो दे फॉर्म द बेसिस वेक्टर्स एंड एनी वेक्टर इन द वेक्टर स्पेस कैन बी डिफाइंड यूजिंग द बेसिस वेक्टर्स। और हम ये बात कहते हैं कि बेसिस वेक्टर्स स्पैन द वेक्टर स्पेस। मैं ये लेक्चर यहाँ पे एंड करता हूँ और आई होप फॉर द बेस्ट कि आपको कुछ समझ में आया होगा, और नहीं हो तो मुझसे फिर व्हाट्सएप और उस पर पूछ लेना। टुडे इज 15th November 2020 और we'll start next time from this slide। अगर कोई बात अभी पूछनी है तो पूछ लो आप लोग। सर ये इस तरह बेसिस वेक्टर हम कब तक बनाते रहेंगे, मतलब ये हम किस तरह वेरीफाई, बस ये हो गया फाइनल है हमारा? 40 साल तक करेंगे इंशाल्लाह, जब बुढ़े हो जाएंगे। मतलब इसका मैं क्या जवाब, पता नहीं, ये सवाल ऐसे आप लोग पूछते हैं कि बिल्कुल आदमी हिल जाए। सर असल में आगे का नहीं पता लगा ना, अभी आगे की जब यूज पता लगेगा तब सवाल नहीं आएंगे। नहीं, मैं जरा देखूं ये पार्टिसिपेंट्स में ये सवाल पूछ कौन है। मैं एक काम ये करता हूँ, मैं वीडियो जो है ना वो पॉज कर दूं, क्योंकि सब यूट्यूब पे जाते हैं और एक जो है ना